क्वेश्चन तैयारी करवाता हूँ। आज मैं पूरी तैयारी करूँगा। सर आप बता दीजिए ना कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे क्या है। आज बताते हैं। इसके ऊपर किसी ने याचिका भी डाली। कितना अच्छा किया था। सर के लेवल के लिए इम्प्रूव झेल रहे हैं सर हमें। मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आपका तो पता नहीं, मैंने एटलीस्ट बहुत एंजॉय किया। नॉट जस्ट एंजॉय बट हम तो बहुत थैंकफुल हैं। इट हैज गिवन ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट बिना जो किसी एडमिशन के ऐसे सर इस बार हम सर्टिफिकेट ऐसे नहीं लेंगे, वैलिडिक्टरी होनी चाहिए, चाहे अप्रैल में रखे चाहे कुछ भी रखे। ठीक है, मेरा नहीं। हम कुछ बोलना चाहेंगे, 1.5 साल पढ़े। अच्छा मेरा नहीं है। अच्छा तो अभी के सर्टिफिकेट ऐसे ले लेते थे? नहीं, पिछली बार तो एक फंक्शन में दिया था। अभी जो डिप्लोमा दिया था एक फंक्शन में दिया था। हाँ। पहले 6 महीने का यहीं पे क्लास में दिया था। सर चाहे इसी क्लास में करवा दीजिएगा जी। अलग से, वैलिडिक्टरी इसी क्लास में करवा दीजिएगा। अच्छा। पर सर हम बहुत थैंकफुल हैं। हाँ, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सर। रियली हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, हम बहुत कृतज्ञ हो गए हैं कि हमें इतने बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जबकि हमें एडमिशन भी नहीं लेना पड़ा है कॉलेज में। सर सबके एक्सपीरियंस सुनने में कितना अच्छा लगेगा। सोची का अपना है, मेरा अपना है, बाकी सबका अलग अलग है। ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें यहाँ पे पढ़ने की। मैं तो मैडम से कह रही थी आगे भी होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं हो पा रहा। और स्टूडेंट्स भी आने चाहिए। And we can become your teaching assistants. हाँ, या रियली आपके टीचिंग ये तो असिस्टेंट। सर जैसे ना अब ये इसकी अच्छी पृष्ठभूमि हो गई है, आगे अपने आप भी पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, वो तो बन गया है। प्रदर्शन हाँ, करने से। वो फाउंडेशन बना दिया आपने। रास्ता दिखा दिया आपको। पर तब भी जो किताब से पढ़ के आता है और जो जो टीचर पढ़ाते आप जो समझाते थे, बहुत डिफरेंस है उसमें। वो डिफरेंस तो है। वो समझने में अंतरम मात अंतरम। टीचर की इनफैक्ट ऑनलाइन वीडियोस में भी नींद आने लग जाती है। वो टीचर ऑनलाइन वीडियो सुने नहीं जाते हैं। ऑनलाइन वीडियोस अगर आप देखिए, कोर्सेरा के देखिए, ये क्लास अपार्ट। But sir, I have, but still you feel नींद ही आने लग जाती है somehow. इंटरेक्शन नहीं, इट्स नॉट नेचुरल। Actually. मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं, रिगार्डिंग फिलोसफी। मुझे लग रहा है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको मानूं या नहीं मानूं। तो अपने आप को सही ये सर हम सूत्र है ना, वेदांत सूत्र 550 के आसपास सूत्र है। उस पर स्वामी परमार्थानंद है, स्वामी दयानंद थे ना, तो ऋषि उनके शिष्य इतने अच्छे लेक्चर्स हैं, लगभग मुझे लगता है कि 500 घंटे के होंगे। स्वामी परमार्थ। स्वामी परमार्थानंद। अच्छा ये ऑनलाइन ब्रह्म सूत्र अवेलेबल है। बहुत टेक्निकल है, पर ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र पर वो मतलब शायद आप 5-10 लेक्चर तो एंजॉय करेंगे। उसमें थोड़ा सा अगर फिलोसफी का, न्याय का, वेदांत का, व्याकरण का बैकग्राउंड हो ना, टेक्निकल है। सर गूगल करने से आ जाते हैं मैंने- स्वामी परमार्थानंद। और मैंने पूजा जी पूरा सुना है, मतलब पूरा 500 घंटे। मैं उसका फैन सा हो गया। यूट्यूब पर तो पता नहीं, उस पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। और उनके और भी छोटे छोटे हैं। अब ये समय है शायद कि संस्कृत के जो टेक्स्ट है ना, उन टेक्स्ट का एक एक का बहुत गंभीर विवेचना के साथ सैकड़ों घंटों का लेक्चर्स डाल दिए जाए। सर आप लोग करें ना ये सब, मतलब हम लोग तो खैर क्या ही कर पाएंगे, हम तो सुन सकते हैं। सर कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो ऑलरेडी स्कीम है स्वयं है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म पर सर स्वयं के लेक्चर बहुत बोरिंग है। नहीं, इनके लिए तो वैसे मुझे लगता है, मैं बताऊं, मैं भी तैयार करके रखूंगा, बोरिंग तो होगा ही है। जो एकेडमिक जो स्वयं के इंचार्ज हैं यूजीसी में, डॉक्टर पंकज मित्तल, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी जानते होंगे डॉक्टर पंकज मित्तल को, वीसी रही हैं वो सोनीपत वाली यूनिवर्सिटी के जो। हाँ, तो एक बार उनसे अगर चाहे तो जाके मिलते हैं। ये तो शायद ऑलरेडी है, कोई भी अलाउड है, कोई भी बना करके भेज सकता है। इनको
को ऑलरेडी अच्छा। सेटल कोई भी बना कर नहीं, शायद कोई फ्रीलांसिंग करने की इच्छा किसी को हो ना, वो भी अपना अच्छा वो भी कर सकते हैं उसमें। 1 आवर लेक्चर का कुछ है 1 लाख और समथिंग। पर सर आप कहीं और लेक्चर नहीं लेते ना, ऐसे कैसे यहाँ पे ले रहे हैं? और We कोई- cannot और teach किसी- you anywhere. क्लास We have to take admission. और आपको तो एंट्रेंस रखा हुआ है में हम कैसे आएंगे? हम तो कहीं नहीं, नहीं हैं उसमें। ये ड्रेस पहन के चले जाओ। वर्कशॉप करनी चाहिए। वो मूवी में था ना 3 इडियट में ड्रेस चाहिए होती है अटेंड करने के लिए। मैं अभी सोच रहा हूँ पर हो नहीं पाता सर। जैसे योग दर्शन का 7 दिन का 4-4 घंटे का रोज का वर्कशॉप टाइप का, ऐसे ही एक वेदांत दर्शन का, वेदांत परिभाषा है ना, जी वेदांत परिभाषा भी काफी एपिस्टेमोलॉजिकल ग्रंथ है। उस पर व्याकरण के छोटे छोटे टेक्स्ट है ना, 7 दिन के कैप्सूल प्रोग्राम जिनको कहते हैं, तो वो बना करके तैयार करके यंग जनरेशन को उसका लाभ दिया सर जाए। इस तरह से ये वो जो होता हम बहुत 6 अच्छा है। मंथ्स का कर रहे हैं, अगर भारतीय विद्या भवन ये इनिशिएटिव ले, जैसे 7-7 दिन का करना चाहे जो वो हाँ कर सर, मुझे तो लगता है जैसे संस्कृत की भी यहाँ पढ़ाई जैसे 2 साल में हो रही है ना, वो 20 दिन में हो सकती है अगर रोज करें तो। हाँ जैसे एक ही टेक्स्ट पकड़ लें कोई जैसे भी। योग दर्शन ही कर रहे हैं ना हाँ, हम, जैसे अब योग- आज मिलते हैं 15 दिन बाद मिलते हैं, ले। तो बराबर हुआ रहता है ना। हाँ, नहीं तो अगर 7 अरे दिन flow लगातार में- करें तो 7 दिन में तो अच्छा खासा बहुत तो हो फ्लो जाता भी है, बना रहता है। और इसमें हाँ, कोई बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। हाँ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स करने ही चाहिए बस। इस तरह की वर्कशॉप्स हो सकती है इसमें रिसोर्स पर्सन काम नहीं। तो तैयार है, खुद सर खुद ही प्रपोज कर रहे हैं। कुछ ग्रंथों का तो मैं करा सकता हूँ, ये तो पर और जैसे और लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं है। आज कर रहे हैं, कल को तो मना कर देंगे। नहीं, बहुत लोग हैं। तो अभी सबको पक्का कर लेते हैं। जैसे छुट्टियों में तो कर ही सकते हैं सर। पीएचडी स्कॉलर्स भी कुछ Actually, करना सर, चाहेंगे, मेरी जो संस्कृत एमए में अच्छी है, के स्टूडेंट्स है बाकी वो भी तो कर सकते हैं I एज can रिसोर्स पर्सन। do in रिटायर्ड programs टीचर्स इतने अच्छे अद्वैत वेदांत के ग्रंथ पे मैं कर सकती हूँ। हम लोगों का साथ क्या दिक्कत है, बहुत टेक्निकल हो जाता है ना, इसीलिए जो नॉन टेक्निकल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ कई बार वो हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मिसमैच। इसमें तो चलो ठीक है, मान लीजिए वेदांत परिभाषा करें तो उसमें पूरा न्याय का पहले हाँ, क्या वो होना टेक्निकल चाहिए, प्रोसेस technical। तो उस टेक्निकलिटीज को हटा करके ऐसे इन वर्कशॉप जनरल जो कि लोगों को बेनिफिट भी हो और आप they लोग भी should कर मतलब सकते हैं। अवेयरनेस फैले। जो आप कह रहे हैं ना, संस्कृत जो बहुत नीड आ अच्छी है। जाती है वो टेक्निकल वाला आता है। हाँ, वो ना स्वयं के लेक्चर तो बहुत ही, वो तो उनका तो पूरा वो कैसे वो बनाते हैं और वो कैसे वो बैठे हुए हैं, उनके तो वेद है। इसलिए संस्कृत के पंडितों के बारे में कहते हैं, संस्कृत के जो बहुत अच्छे पंडित होते हैं जिनको विषय का बोध होता है, उनकी क्लास को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, मैं तो मजाक कर रहा था कि ये तो मान लो कहना चाह रहे हो, समझ के दिखा दो तुम बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। ये बट अच्छे टीचर का तो ये होता है बच्चे के धरातल पे आके हाँ, फिर उनको वही ऊपर वही चीज उठाना। है, Actually- सबसे बड़ी चीज है ये। अच्छे स्कॉलर्स हैं, वास्तव में अच्छे स्कॉलर्स, विषय का बोध है, विद्यापीठ में बहुत सारे अच्छे scholars हैं। एक्सपर्ट में नॉट बी अ गुड टीचर। कालिदास ने कहा है, जो 2 चीजें होती, विषय का बोध और संक्रांति। वो वही तो मानव का में श्लोक है ना, श्रेष्ठा क्रिया कस्यचित् हाँ, वो उसी की शायरी। संक्रांति रंजन से विषय संक्रांति अन्यस्य। यस्यो भयम साधु स शिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठापयेत्। चलिए इसे पेपर में आते जैसे श्लोक आप लोगों को सबको याद रहते से आप बोलते रहते हो, जैसे टेक्स्ट में मतलब आते थे ना, मतलब लिखने होते थे, मतलब रटने होते जो थे। श्लोक, हाँ, जैसे वो तो पूरा जीवन इसी में लगा रखा है, तो कौन सी खास बात बहुत है। याद हुआ। बट सर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो संस्कृत में एमए भी कर रहे हैं उनको भी वो फ्लुएंटली संस्कृत बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो जो पीएचडी करते हैं वो तो हिंदी में लिखते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ये हो जाता है कि आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइडियाज प्रिपेयर स्लाइड्स। तो एक अलग पक्ष है। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, आइडियाज तो इंग्लिश में सारे क्लियर है, हिंदी में भी क्लियर है, संस्कृत में जो क्लैरिटी आ रही है आप तो संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। यहाँ स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बात करेंगे, वास्तव में हम हेल्प करेंगे आपको। तो हमारे तो स्टूडेंट आपका जो पहले वाला मैंने दिल्ली ठंडे बस्ते में डाला विद्यापीठ से, जामिया से। उसके उसके लिए ऊपर नेट क्लियर करना करना होगा चाहते हैं मैं तैयार। कि विदाउट आप- नेट हो जाएगा। एमफिल किया हुआ है। तो अभी M.Phil क्या हुआ ये जो मैं एक बार ना, आपके साथ आधा घंटा बैठ जाता हूँ। कब किया? मेरे से पहले किया क्या? कि तो बहुत लगती है मैंने कि किया यार है क्या मैंने तो 1978 में। मैं 88 में चला गया। 88 में मैं एडमिशन लिया मैंने, मैंने 78 में एमफिल किया फिर यहाँ था। ज्वाइन कर बहुत लिया। अच्छा लगता है। नहीं यहाँ नहीं ज्वाइन किया, फिर मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाती Teaching रही। join अब किया। रिटायरमेंट के बाद फिर ये मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया था। इन्होंने बताया कि क्लासेस में, मैं कहते थोड़ा रिवाइव हो जाएगा, कुछ सीख लेंगे, कुछ अच्छे उसमें रहेंगे।
तो हम पीएचडी का सोच रहे हैं। तो अगर कहीं से विदाउट ये नेट वेट थोड़ा सा लग रहा है कि हमसे क्रैक होगा कि नहीं होगा। नेट का नेट बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ही नहीं सकता, पहले नेट दो। नहीं, अगर जेआरएफ और इन सब के लिए एक्चुअली मान लिया कि नेट की वहाँ पर, क्योंकि फेलोशिप देनी है हमें, कुछ फेलोशिप नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ पीएचडी करना है। कोई नौकरी नहीं चाहिए। ऑफिस में कभी नहीं इसको मिला, थोड़ा इधर कंसीडर उधर नहीं मिलता करते और रहता, कुछ कई बार नहीं मिला है। हूँ, मैम तो इतनी यूनिवर्सिटी में विद्वान मिला हूँ है। 3-4 बार। वो सिर्फ थोड़ा और कुछ कंसीडर नहीं फोरम से करेंगे मिला कि हूँ। भाई स्टूडेंट्स के लिए बनी है मुझे लग रहा है कि एंट्रेंस पास करना बस पड़ेगा। वही प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं। मैडम मुझे लग रहा है एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। अब एंट्रेंस है, मैं वही नेट कह नहीं रहा, है। एंट्रेंस एंट्रेंस कर लो, नहीं है। क्यों नहीं करोगे? तो बच्चे कर सिर्फ लेते हैं। अगर मैम उसमें आ जाएंगे, हम आप तैयारी इंटर करवा से देंगे जाएंगे, नहीं सर, कहीं पे तो आप नेट थोड़ा मांगते सा आपका हैं, एक नेगेटिव लिस्ट पॉइंट हो एग्जाम सकता है कि में आप स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स की सीट क्यों ले रही है, बस वो हो सकता है, बस और कुछ नहीं। नहीं, पीएचडी जब एज 9 बार तो फिर तो कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं कोई है ना। प्रॉब्लम, वैसे तो टेक्निकली कोई प्रॉब्लम मेरे नहीं जो है, आईआईटी के प्रोफेसर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एज में ये नहीं होता कि पढ़े और एग्जाम दे बच्चों के लिए आगे कोई नौकरी तो उस समय लेनी नहीं है। वो नॉर्मल ना इंजीनियर आप डिग्री फॉर्म की तो फिल कीजिए, वो वैल्यू है। प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्म फिल कीजिए। उसके लिए नहीं, मुझे तो ऑनलाइन करना है फॉर्म फिल। हाँ जी जो आर्यपुत्री पाठशाला वाले हाँ, इंजीनियरिंग सर कॉलेज निकले के तो नहीं हुए ना टीचर PhD? वो आईआईटी के प्रोफेसर्स के सर लेक्चर्स लोग लेते हैं ना, यूज करते हैं। मैं बता रही हूँ ना, चेक करते नहीं, पर रहिए। विद्यापीठ में भी इसमें भी एग्जाम तो कंपलसरी है। आपने पीएचडी जब की? निकलेंगे आपने भी मैं नहीं बता किया। दूंगी। दिन पीएचडी नौकरी के हमें चक्कर नहीं में पता किसी compare with डिपार्टमेंट से Coursera। करनी है, फिर करते आपको करते नौकरी डिपार्टमेंट लगे, से अभी आ गए। यहीं ऐसा चला नहीं है, यहीं expert यहीं पढ़ा के नहीं नहीं, नहीं, यहाँ तो अभी एक साल में जो वहाँ टेम्परेरी के प्रोफेसर कहाँ पे? डिपार्टमेंट वाले लोग मैथ्स सर, चांसेस बहुत कम है, लेकिन वेरी गुड उस समय नौकरी की जरूरत थी और पीएचडी इमीडिएट नौकरी अब नहीं इंडिया में जो बेस्ट इसलिए उसको छोड़ के हम नौकरी में आ गए। कोर्स बना है ना, वो एक बना है और उसके बाद तो घर से Coursera में hosted है स्कूल वो। में 11-11, 12-12 बैंगलोर में बंदा कुछ वासुदेव नौकरी श्रीनिवासन टाइम ही ने नहीं उसे मिला। एचआर के ऊपर बनाया था। स्कूल की नौकरी तो ना एक तरह से फिजिकल वर्क है, वो शारीरिक उसने श्रम। 1.5 साल सही बात है, पहले घंटों मेरी में श्रीमती मेरी है ना, श्रीमती है ना, post हो रहा है वो। कितना बंडल आते हैं वो। और ये 3 था। दिन पीरियड होते थे वीकली वासंती एक क्लास में, तो उसके में 11-11, 12-12 क्लासें होती थी। उसकी लेडी का उनकी नाम क्लास में कॉपियां, उसको एग्जैक्ट नाम बता प्रोजेक्ट, दूंगा एचआर के ऊपर, लग जाते थे। ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सर, कुछ अपना जनरल करिए। है। मैंने सुना है कि अगर एमफिल किया हुआ है तो एंट्रेंस वासंती नहीं देना, श्रीनिवासन से एमए वालों TS को वाला एंट्रेंस वासंती। देना है। नहीं, जैसे शायद ज्यादा देना। श्रीनिवासन एमफिल वालों को भी देना है। एमफिल वालों को अब भी देना नया है। नया आया या बैंगलोर और सारी यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, और वो कठिन नहीं है, 10 दिन बैठ जाएंगे ना, हो जाएगा। कौन और इसका बैठेंगे? इंटरेस्ट भी है आपको इसमें, तैयारी करी पड़े 10 दिन। इंडियन क्या दर्शन को syllabus पढ़ने में वगैरह? पढ़ती नहीं वही है, हमें- पर मैं मेटर हमें कपल ऑफ syllabus मंथ्स बैक जब मैं वगैरह। बैंगलोर गया था तो सर क्या आप मुझे बताएंगे जब निकलेंगे फॉर्म्स वगैरह या कुछ? मैं पता कर लेता हूँ क्या प्रोसेस है। हाँ, आप- एंट्रेंस का मुझे पता है, और नेट का जो आप पूछ रही हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, तो रामनाथ जी नहीं यूनिवर्सिटी, फुल फ्लेजेड प्रोफेसर है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का संस्कृत 2 साल विभाग है ना। पहले बनी। अभी इस साल 1 साल पढ़ा नहीं रही है वो। वहाँ पर क्या नाम था उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाते हैं? हाँ? नहीं, अभी जो ये सब में वर्कशॉप भी गई थी, बुरी हालत कर दी वर्कशॉप। रंजीत मेरा आंजा हाँ, रंजीत हमारे साथ वो ही साउथ था। कैंपस में है। नहीं नॉर्थ कैंपस में ही कैंपस है। में नॉर्थ में ही है वो। ओके। पहले रंजीत उसमें थे। 6-7 NCERT NCERT नाम जानते हैं, बहुत काम किया NCERT उनके साथ। हम लोगों ने रंजीत एनसीईआरटी बहुत में, एक्टिव है विद्वान। हाँ। रंजीत मेहरा तो नाम से जानते हैं हम दोनों को। हम सिर्फ उसमें एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। जी के साथ। मंची और अभी रणदीप मेहरा जी के साथ इलाहाबाद भी गई थी, वहाँ पर वर्कशॉप थी 10th तक की संस्कृत बुक्स वो भी का किया रिव्यू। अब उसने 2 उसके साल लिए से भी वो अपने गई थी, बिजनेस में तो- लगे, एलजी की पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप डिग्री जो चलाता एक है। चाहिए होती है ना तो उसने कि बंद कर दी है। PhD। रंजीत जी को फोन कर 5-6 साल दीजिएगा, चलाई रंजीत बहुत successfully, डिपार्टमेंट में financially एक्टिव रहते हैं, हाँ, तो बाद में आए हुए हैं, तो मैं बता दूंगा वैसे रंजीत जी को, वही दोनों मिलकर हाँ, बता देंगे। मेरा जी को आप बता अपना ना फोन नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपसे जैसे और टच भी में हजारों लोग रहूंगी। चलेंगे। जब PhD के निकलेंगे ना फॉर्म्स आप बताइएगा मैम मुझे। आप 2-3 जगह के भर दीजिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया का भर दीजिए। जामिया, रहा है कि ये 2-3 जगह पे। हाँ, तो परीक्षा की तैयारी ऐसे करिए। सबसे पहले तो जो अच्छा, आप 4 परीक्षा के सूत्र बारे में हैं ना, बता रहे हैं। हाँ, परीक्षा के बारे में 4 सूत्र हैं, है ना सर? आप देंगे सर परीक्षा? देंगे सर जरूर। ले आए हाँ बिल्कुल, इसके बाद एक तो लॉन्ग क्वेश्चन तो ये होगा कि अच्छा परीक्षा नहीं देंगे अभी अच्छा कई जगह डर लग रहा है। कोई बात नहीं। नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। नहीं, जब सर पूछा- क्वेश्चन पेपर ही बताया हाँ, पहले लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसमें परीक्षा देंगे तब भी योग दर्शन की तैयारी होगी, नहीं देंगे तब भी उसको देख लेने से योग दर्शन की तैयारी होगी। जैसे पहले मैंने 4 सूत्र हैं, 4 सूत्र में से कोई एक सूत्र दे देंगे जैसे व्याख्या करने के लिए,
अच्छा, उस सूत्र की व्याख्या करनी जैसे होगी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, इसकी अच्छा, व्याख्या सूत्र आप देंगे, हमें व्याख्या करनी है। सर कहाँ तक सूत्र देंगे ये बताइए। आप भी तय कर लेंगे आपस में मिलकर। पहले सर मेरे चार हिसाब से है। हमारा सिर्फ समाधि पाद हुआ है, बहुत कम कंटेंट हुआ है, वो है ना, और बाकी को हमने टच नहीं किया, टच नहीं साधन किया। पाद और केवल इन नहीं सबको हमने टच नहीं किया है, सिर्फ समाधि पर रहे समाधि हैं, है ना। क्योंकि समाधि पाद का विषय समझ में आ जाए ना तो योग दर्शन समझ में आ जाए। हाँ, जैसे मैं कह रहा था ना, चार सूत्र में हिंदी फिलोसफी है। तो जैसे योगः चित्त वृत्ति निरोधः है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब ये सूत्र सर्वग्राही सूत्र है, अति योगानुशासनम। चित्त को भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, वृत्ति को भी, वृत्ति को भी, और निरोध तो योग है ही। 1 पेज 1.5 पेज का लिख दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, इसके प्रसंग सहित व्याख्या। हाँ प्रसंग सहित व्याख्या 1-1.5 पेज में कर दीजिएगा, इसको किताब पढ़ लीजिएगा। दूसरा कि वृत्तियों के 5 भेदों का विस्तार से परिचय प्रस्तुत कीजिए। प्रश्नोत्तर की तरह। हाँ, प्रश्न ऐसे वृत्ति के वृत्ति के 5 भेदों का विस्तार से परिचय प्रस्तुत कीजिए। पंचवृत्तयः। तो आप कहाँ से लिखेंगे मैडम? वहीं से लिखेंगे, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन होगा ना वहीं से जो होगा। योग किसे कहते हैं? हाँ, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इस सूत्र को जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रश्न क्या होता है, चित्त वृत्तियाँ होती क्या हैं? तो यहाँ तो अब चित्त वृत्तियाँ क्या हैं इसके बारे में बहुत विस्तार, पर मैंने बताया थॉट्स हैं। हाँ, थॉट्स इन 5 रूपों में हमारे पास होते हैं। जब भी हम थॉट्स में होते हैं ना तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट होता है, एक थॉट होता है, एक हम होते हैं। 3 चीज़ें होती है ना। इसका मतलब थिंकर बनने से भी पहले मैं था, वन हु बिकम्स थिंकर। हाँ, है ना। जैसे कि हम फादर होते हैं, फादर होने से पहले भी होते हैं हम, पर एक दिन अचानक फादर हो जाते हैं। जब रिस्पॉन्स होता है कि विद रेफरेंस टू ए चाइल्ड आई बिकम द फादर, तो आई एम नॉट द फादर, आई बिकम द फादर। ऐसे ही आई एम बिकमिंग द थिंकर, है ना। तो थिंकर बनने से पहले मेरी अवस्था है वो शुद्ध चैतन्य की अवस्था है। तब विषय सामने होता है तब भी मैं थिंकर नहीं होता हूँ, पर विषय के साथ मैं मेरी चित्तवृत्ति, हाँ, माई कनेक्शन विद द ऑब्जेक्ट मेक्स मी ए थिंकर। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, घट सामने है, एंड व्हेन देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन मी एंड दी घट, आई बिकम दी थिंकर ऑफ द पॉट। पॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द थॉट। और जैसे ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द थॉट, है ना। अब ये क्या है, इसी के आकार से आकारित हो जाता है, ये थॉट है। बाहर का क्या है, थॉट, अंदर का ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट है। जो भी विषय है ना, जो विषय होता है थॉट का आकार वैसे हो जाता है, चित्त का आकार। चित्त का अपना कोई आकार नहीं है, चित्त का अपना कोई आकार नहीं है। मान लीजिए कि एक मिरर है ये, हाँ? अब मिरर के सामने जो भी आता है ना, मिरर वैसे ही दिखने लग जाता है। मिरर का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। मिरर के सामने कौन है इस पर डिपेंड करता है कि मिरर का व्यक्तित्व कैसे बनेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये है, ये चूहा है मान लीजिए, तो इसको देखते ही मेरा चित्त इसके आकार से आकारित हो जाता है। मैं चूहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब इससे पहले कि यह चूहा है, क्या होता है कि बुद्धि चित्त तक जाती है और चित्त विषय तक जाता है और विषय के आकार से आकारित हो जाता है। सिंपल सी बात है। विषय के, ये एक टेक्निकल टर्म है, विषय के आकार से आकारित हो जाता है। कैसे सरल शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि इट गेट्स शेप्ड बाय द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको सर ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब चित्त पहले बिना निराकार है समझ लीजिए, विषय के आकार से आकारित हो जाता है। अब विषय के आकार से आकारित होना ही पूजा जी अभी विचार नहीं है, अभी वस्तु का बोध नहीं होता, उसके तुरंत बाद वस्तु का बोध होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि मैं हूँ और मेरा चित्त वस्तु तक जाता है, वस्तु के आकार से आकारित होता है। वस्तु के आकार से आकारित होने को चित्त वृत्ति कहते हैं, है ना सर। अभी तो चित्त वृत्ति हुई है, उसके बाद मुझे अयम घटः अयम मूषकः ऐसा बोध होता है। इसका मतलब
चित्त वृत्ति में और विषय के बोध में जन्य जनक संबंध है। जन्य जनक संबंध समझते हैं ना, कार्य कारण भाव है, एक कॉज है और एक चित्त वृत्ति तो कॉज है और एक को कहते हैं प्रमा सर। माई नॉलेज ऑफ द पॉट इज कॉल्ड प्रमा। और उस प्रमा से इमीडिएट पहले क्या होता है, मेरा चित्त विषय के आकार से आकारित होता है। चित्त का विषय के आकार से आकारित होना है प्रमाण, और विषय का बोध प्रमा है। ठीक है, ये टेक्निकल आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा कि चित्त का विषय के आकार से आकारित होना पहली घटना है, उसके बाद वस्तु का बोध होता है। वस्तु मतलब वस्तु के बोध के 2 कंपोनेंट्स हैं, पहले वस्तु के साथ मुलाकात, उसके बाद वस्तु का ज्ञान। सिंपल सी बात है। तो चित्त वृत्ति थॉट है ऐसे ही। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। हाँ, इसके चित्त वृत्ति के अलग अलग रूप हैं। नहीं, जैसे घड़े को देखा तो प्रत्यक्ष ये हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में है ना। तो मैंने आपको बताया कि योग चित्तवृत्ति, इस सूत्र की व्याख्या पूछी जाएगी तब भी लगभग कंटेंट वही है, थोड़ा सा विस्तार की बात हो जाएगी। अगर मैं पूछूंगा चित्तवृत्तियों का परिचय प्रस्तुत कीजिए, तो चित्तवृत्तियाँ क्या हैं? प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। इनके 5 अलग अलग सूत्र हैं। अच्छा हो कि ये 5 सूत्र आपको याद हो और सिंपल एक एक पैराग्राफ में उनके बारे में समझा दें। परीक्षा में यही आएगा। एक तो 5 सूत्र ही सर नहीं, ये लंबा क्वेश्चन है ना भाई। ठीक। चित्तवृत्ति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों का विस्तार से परिचय प्रस्तुत कीजिए। लगभग 2-2.5 पेज का मैटर है और 2-2.5 पेज में आप इस विषय को लिख पाए, इसका मतलब आपका विषय समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं भी आया हो ना मैडम, इसको पढ़ते हुए आ जाएगा भाई, परीक्षा की तैयारी करते हुए। परीक्षाएं तो सिंपल है। जैसे मैं कह रहा था सर, आप भी उस दिन हाँ कर रहे थे ना कि अगर परीक्षाएं ना हो तो नहीं, दुनिया में आधे से ज्यादा लोग तो बिल्कुल ही अनपढ़ ही रह जाए। वैसे बेसिक लर्निंग पेडागोजी में परीक्षा का बेसिक मतलब होता है सीखना। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड लर्निंग एंड फिगर आउट गैप्स क्या हैं और उसको फिर प्लग इन करना। अच्छा, आई मीन दैट्स द बेसिक थिंग ऑफ जो इंटरमीडिएट असेसमेंट्स भी होती हैं। वही होता है कि पता चले कि कितना आता है मुझे, कितना नहीं आता। जो नहीं आता उसको दोबारा से पढ़ लिया जाए। वास्तव में मैंने देखा है एग्जाम सिचुएशन में अपने आप को डाल देना ना पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सच में मुझे सर, मैं फिलोसफी में एमए कर रहा था, मुझे लॉजिक बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो ओरिएंटेशन में लागू में पढ़ा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, अंत तक अवॉइड करता गया, आ ही नहीं रहा था। फिर अब 3-4 दिन बाद एग्जाम है, या तो ना दूँ। फिर मेरे एक मैथ्स के मित्र हैं, तो उसमें ज़्यादा मैथमेटिकल कुछ होता भी नहीं, उन्होंने 3 दिन बिठा करके मुझे समझा दिया। बेसिक चीज़ उस समय समझ में आ गई थी। मेरा मतलब है कि एग्जाम सिचुएशन में रखोगे ना तो संस्कृत में भी आपने लॉजिक पढ़ा? मैंने वेस्टर्न फिलोसफी में एमए की है। वेस्टर्न फिलोसफी कहोगे या क्या कहोगे, एमए इन फिलोसफी में की है। मेरा अनुभव है 12th स्टैंडर्ड का। हम 5 बच्चों को 50 मुझे आता नहीं है। 50 में से 5 बच्चों, 50 की क्लास थी, 5 बच्चों को हमारे फिजिक्स के टीचर, वो बैचलर से हॉस्टल में रहते थे, हर हफ्ते में आधे घंटे का एग्जाम देते थे, हॉस्टल में बुला के अपने कमरे में बिठा के, और उसमें जो गलत किया वो समझाते थे। और मैथ्स के टीचर हर 15 दिन में कराते थे हमें, 5 को ही। उसके बाद ये हो गया था एग्जाम, जब तक फाइनल एग्जाम था, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स और मैथ्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन 5 में से 2 बच्चों के 100% मार्क्स आए थे मैथ्स में। कई सालों बाद यूनिवर्सिटी में हम मैथ्स में 100% नहीं आते थे, पूछते थे यूनिवर्सिटी में। कई सालों के बाद 2 के 100% मार्क्स आए थे। वही एग्जाम, हर हफ्ते एग्जाम कराते थे, ऑलमोस्ट 8 महीने ऐसे किया मैंने 12वीं में प्री इंजीनियरिंग। हम जिस पद्धति से पाणिनीय व्याकरण पढ़ के आए हैं, वहाँ समझ लीजिए रोज ही परीक्षा होती थी। क्योंकि कल क्या किया इसको हमारे अध्यापक सुनते थे, तभी आगे का पढ़ाते थे, नहीं तो पढ़ाते नहीं थे। वो तो लर्निंग पेडागोजी है, टू रिवाइज प्रीवियस डेज थिंग्स एंड लास्ट 1 वीक, प्रीवियस 1 मंथ, वो साइकिल चला के। इसमें आर्टिकल्स भी आए हुए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी है, कुछ और भी लर्निंग पेडागोजी में। सर लेकिन हर स्टूडेंट की लर्निंग अलग-अलग होती है, पावर, ग्रास्पिंग पावर, तो अगर वो आगे पढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? दिक्कत हो ही जाती है। जैसे ओरिएंटल सिस्टम है ना पढ़ने का। मैं सर एसोसिएट प्रोफेसर बना 2004 में पूना में एक ट्रेडिशनल पंडित हैं, कुछ लोगों को, यंग लोगों को पढ़ाते हैं यहाँ आए, तो मैं चला गया
कि मैं भी आया करूँगा क्लास में। मेरे से काफ़ी छोटे थे वो, ऐसे तो मैं 2-3 दिन तक गया और वो एक्सपेक्ट करते थे कि कल जो किया है उसको पूरा संस्कृत का पोर्शन रट करके आए। समझ तो ठीक है, समझ तो बना भी लो, और वो कहते थे समझ तो बाद में होती भी रहती है, नहीं भी समझ में आया ना, वो रटा हुआ होना चाहिए। और सारे बच्चे रट करके आ जाते थे, बिल्कुल ऐसे धुरंधर वैसे बोलते थे। मैं फिर कंटिन्यू ही नहीं कर पाया, चल ही नहीं पाए उनके उस सिस्टम की वजह से। तो एक द्वितीय परीक्षा से गुजरते हैं कुछ ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम के जो होते हैं, उसका एक फ़ायदा भी है, उसका वैसे नुकसान भी है। नुकसान ये है सर कि पूरा ग्रंथ याद करने की ज़रूरत क्या है, आइडियाज़ लो और चलते बनो, उसके पीछे की फिलॉसफी जानो ना, उन्हीं की वर्डिंग्स में जानो, ये क्या जानो। दूसरा लाभ ये है कि अगर वर्डिंग्स अगर आपको यंग एज में आपने मेमोराइज कर लिया तो आपको उसी में से नए नए अर्थ विकसित होते रहते दिमाग से, उसका ये लाभ है। हमने अष्टाध्यायी याद कर रखी है सर, अष्टाध्यायी हमने बचपन में याद कर रखे थे, हमें बढ़ा दिया गया था और उसका हमेशा लाभ होता है उसका। तो व्याकरण का अष्टाध्यायी पूरी अष्टाध्यायी 4 सूत्र याद करने के बाद, भारतीय याद करने के बाद फिर हमने एक सूत्र का अर्थ हमको बनाया गया, तो उनको बहुत लाभ हुआ था उसमें। अभी भी जो हमारे साथ के लोग हैं उनकी तुलना में हमें सरलता होती है पढ़ने में, व्याकरण का अच्छा हो। सर ये आपने 2 क्वेश्चंस बताए, इसके अलावा उनमें से एक क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण, दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर सकें कि 5 प्रकार के चित्त भूमियों का परिचय प्रस्तुत कीजिए। 5 प्रकार के चित्त भूमियाँ, पहला सूत्र है। पहले सूत्र में चित्तम, हाँ अगर मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन पूछने पड़े तो चित्त भूमि पहला सूत्र है ना मैडम, पहला ही सूत्र में, उसको व्यास भाष्य में देख लीजिएगा। और इसकी आपके पास कोई किताब है कि नहीं? ये किस पुस्तक में है? क्षिप्त मूड विक्षिप्त, हाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, एकाग्र, खूब सारी उसमें है। निरुद्ध, क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, है ना, और चित्त वृत्तियां बता दीजिएगा। और समाधि के कितने प्रकार हैं? 5 समाधि के वो तो चलो, तो समाधि योग समाधि 2 संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात के कितने भेद हैं? 4 वितर्कानुवाद, वितर्कानुगत, वितर्कानुगत, अनुगत का मतलब सर अकम्पनीड, अकम्पनीड बाई या विद, अकम्पनीड बाई वितर्क, वितर्क माने क्रॉस, फिर विचार का अनुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। ठीक है ना, इसको करके आइएगा। मैंने बताया था कि संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात शब्द में ही एक भाव छुपा हुआ है, क्या है? सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से विषय ज्ञात हो रहा होता है, इसका मतलब विषय है ना वहाँ, विषयः संप्रज्ञातः भवति। कः समाधि? येन समाधिना विषयः सम्यक रूपेण प्रकृष्ट रूपेण ज्ञातः भवति, है ना। जब ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से नोन हो जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स के सारे फीचर्स मुझे मेरे सामने रिवील्ड हो जाते हैं, तभी तो, नहीं तो ऑब्जेक्ट का मुझे जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? एक हेजी सा होता है, आधा अधूरा होता है। विषय का समग्र ज्ञान उसको कहते हैं। तो संप्रज्ञात कहते ही ये ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन हो जाता है। असंप्रज्ञात में विषय है ही नहीं तो ज्ञान जाना क्या जाएगा? असंप्रज्ञात माने जब कोई ज्ञान का विषय कुछ होता ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा उस तरह से देखा, उसमें शून्यता आ जाती है, ज्ञान शून्यता। हाँ, वो चित्त वृत्ति का वास्तव में निरोध तो वही हो जाता है, समाप्ति नहीं होती, निरोध होता है। एक तो होता है चित्त वृत्ति ही खत्म हो गया, चित्त समाप्त हो गया। तो चित्त समाप्त हो गया तो चित्त एज एन एलिमेंट नहीं बचा, वो अपने प्रति प्रसव कहते हैं उसको। चित्त जिनसे बना है, किन से बना है? पंचभूत। हाँ, सत्व रजस तमस, उस तरह से कहते हैं, सत्व रजस तमस इन एलिमेंट से बना हुआ। पंचभूत तो बात की बात है, सत्व रजस तमस इसके इंग्रेडिएंट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स हैं। जब चित्त समाप्त हो जाता है ना, जैसे ईंट मान लीजिए कि अपने अणुओं में बढ़ जाए, ऐसे ही चित्त भी एक कंस्ट्रक्शन है। अब चित्त का समाप्त होने का मतलब होता है चित्त अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स के रूप में परिवर्तित हो गया,
इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। सांख्य योग दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु की अत्यंत समाप्ति नहीं होती है, कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होता है, वस्तु अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। ओरिजिनल फॉर्म क्या था, कहाँ से वस्तु बनी थी, सत्व रजस तमस से। तो सत्व रजस तमस बने रहते हैं हमेशा। तो चित्त का विलीन होने का मतलब है अब चित्त एक कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में नहीं रहा, ये तो उसको तो कहते हैं, तो फिर जीवन मुक्ति की अवस्था होगी। तो सत्व अलग हो गया, तमस अलग हो गया, रजस अलग, उन दोनों के तीनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कोई इंटरेक्शन हो गया तो आप कहोगे चित्त है भी नहीं भी है, चित्त है भी नहीं भी है। जैसे 10 घड़े हैं, अगर इनका नाश हो जाए तो मिट्टी के रूप में तो वो घड़े अभी भी हैं, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद कि कार्य कारण के रूप में तो बना ही रहता है, उसको है ना सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद। तो इसको संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के भेद याद कर लीजिएगा। अगर मैं टिप्पणी में पूछूं समाधि, इतना ही है मैडम, समाधि पूछूं तो समाधि के 2 भेद हैं। पहले तो समाधि किसे कहते हैं, योग समाधि। मैं पूछ सकता हूँ योग समाधि, तो योग समाधि क्या होता है, एक संप्रज्ञात योग समाधि, एक असंप्रज्ञात योग समाधि। संप्रज्ञात के 4 भेद हैं, 17 है ना, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद वाली समाधि क्या होती है, असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं, असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद हैं। एक तो भाव प्रत्यय और एक है उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय और एक है उपाय प्रत्यय। देखिए ना, वितर्कानुगत है ना। अब ये जब हम ऊपर उठते चले जाते हैं, ये विचारानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि, और यह अस्मितानुगत समाधि। इनके बीच में भी भेद हैं, अस्मितानुगत। ये मैंने आपको एक वो दिया, इसके आधार पर पढ़ के आइएगा। वितर्कानुगत समाधि क्या है, विचारानुगत समाधि क्या है, आनंदानुगत समाधि क्या है, अस्मितानुगत, ये तो संप्रज्ञात समाधि है। और ऊपर असंप्रज्ञात समाधि है, पुस्तक में दिया हुआ है पहले ही 10-12 सूत्र हैं, उन्हीं में इसका विषय है ये। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय क्या होता है। उस दिन थोड़ी सी चर्चा की थी हमने कि जब हम समाधि के इस स्तर से ऊपर चलते जा रहे हैं ना, यहाँ तो ग्रॉस जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मेरे ध्यान का विषय है। जब मैं उसमें सिद्धहस्त हो जाता हूँ तो एक तीर चलाने की तरह है। हाँ, जब मेरा टारगेट और सूक्ष्म होता चला जाए और सूक्ष्म होता चला जाए, ट्रेनिंग में तो यही होता है ना, पहले मैं सीधे इस दीवार पर फेंकूँ, फिर उसके बाद उस घड़ी पर फेंकूँ, फिर उसके बाद घड़ी के भी जो 12 नंबर है उस पर फेंकूँ। इस तरह से मेरा टारगेट स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाए, यही विषय है। यह स्थूल विषय है, सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म विषय है। उसके पश्चात विषय ही नहीं है, विषय नहीं है। इसकी 2 स्थिति है। वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि की ये दो क्या कहते हैं, स्तर नहीं है सर, यहाँ तो स्तर है। अच्छा। याद रखने की बात है, इस स्तर नहीं है, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में स्तर का भेद कैसे हो सकता है जब विषय है ही नहीं। विषय जब है ही नहीं तब स्तर का भेद कैसे हो सकता है। फिर ये 2 नाम क्यों दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बात है मैडम। फिर 2 नाम क्यों दिए गए, ये इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं पर्वत के सामने स्वयं खड़ा हूँ और अग्नि को देख रहा हूँ, तो अग्नि का मुझे कैसा ज्ञान हो रहा है, हो तो मुझे अग्नि का ज्ञान रहा ना। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह भी अग्नि का ज्ञान है सर। अच्छा, मैं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा, डायरेक्ट मैं अग्नि को परसीव नहीं कर रहा हूँ, मैं परसीव किसको कर रहा हूँ, धुएं को।
फिर भी मुझे ज्ञान किसका होगा? अग्नि का। अग्नि का। यहाँ भी अग्नि ज्ञान है, उसमें भी अग्नि ज्ञान है। किसी ने मुझे पर्वत की ओर से आने वाले किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि पर्वत पर आग लगी हुई है, तब भी मुझे क्या ज्ञान होता है? अग्नि का ही ज्ञान होता है तो अग्नि ज्ञान ना, नॉलेज ऑफ फायर। फिर भी एक को मैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहता हूँ, एक को अनुमिति कहता हूँ, और एक को शाब्द कहता हूँ, लिंग्विस्टिक नॉलेज कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम से प्राप्त किया गया, तो माध्यम की वजह से उसी कंटेंट को मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। ऐसे ही सर, ये असंप्रज्ञात समाधि तो एक अभाव रूप है एक तरह से, इसमें क्या ग्रेडेशंस हो सकते हैं? तो कैसे मैं असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता हूँ, इस पर डिपेंड करता है। उसके पीछे आइडिया क्या है कि कुछ दो प्रकार के योगी होते थे। एक योगी कहलाते थे विदेह योगी, और एक प्रकृति लय योगी। विदेह योगी किसे कहते थे? कि मान लीजिए कि कोई योगी किसी एक अवस्था को प्राप्त करके, विदेह अवस्था को प्राप्त करके और उसकी मृत्यु हो गई, और चूंकि वो बहुत उन्नत अवस्था को उपलब्ध हो चुका था, अनेक वर्षों तक, सहस्रों वर्षों तक वह मुक्त भी नहीं हुआ और जन्म भी नहीं हुआ, ऐसे ही रमण कर रहा हो, मुक्त जैसा होकर के रमण कर रहा है। मुक्त होकर के नहीं, मुक्त जैसा होकर के रमण कर रहा है। ठीक है, अब उसको फाइनल मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? समाधि को प्राप्त तो करना पड़ेगा, असंप्रज्ञात समाधि को। अभी असंप्रज्ञात समाधि की उस अवस्था को बिना प्राप्त किए ही वो चल बसा, और अगणित वर्षों तक वह उसी अवस्था में रमण करता रहा। अब उसको जन्म लेना होगा, परंतु जन्मना ही उसको यह सिद्धि प्राप्त है कि जब चाहे तब वो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हो जाए। एक शास्त्र कहता है कि कुछ ऐसे जीनियस उत्पन्न होते हैं जिनको असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। शंकराचार्य। हाँ, इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों को क्या कहोगे? दो तरह के योगी, एक तो विदेह और एक प्रकृति लय। उस टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं भी जाएंगे ना, आप ये समझ लीजिए, उस उन्नत अवस्था को प्राप्त योगी अगर जैसे ही जन्म लेता है, जन्मना ही वह स्वतः सिद्ध शक्ति उसके अंदर रहती है, तो उसके लिए वर्कआउट नहीं करना पड़ता उसको। हाँ, उसको तो डिसाइड करना है कि अब मेरी समाधि, अब मेरी समाधि। जैसे अंबानी को अगर एक कार खरीदनी पड़े तो कुछ तैयारी करनी पड़ती है, हमको कितनी तैयारी करनी पड़ती है? सर, ये प्रकृति लय वाले ये क्या? हम जब मैं राजधानी कॉलेज में लगा सर, हम एक रुपए जुटाते थे कि घर बनाना है। मेरे साथ 3-4 दिल्ली के युवक लोग थे उन दिनों, उनको चिंता ही नहीं होती थी, उनको पास 2-2 घर थे, उनके माता पिता यही रह रहे हैं पिछले कई जन्म से, तो अंतर है ना। ऐसे ही वे योगी जो असंप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त करने के लिए केवल जन्म लेने की जरूरत है उनको। भव प्रत्यय, भव माने जन्म, जन्म, भव माने जन्म है ना। प्रत्यय का यहाँ अर्थ क्या? प्रत्यय का अर्थ मैं भी देख लेता हूँ। कारण, जन्म ही जिसका कारण है, मतलब और क्या कारण हो सकता है? जन्म ही कारण। अब मैं कहूँगा कि मैं एक घर का निर्माण करूँगा तो मुझे उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, पाई जुटाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास 4 घर पहले से हैं, उस घर में जो पैदा हो गए हैं उनको तो बस पैदा होना ही पड़ता है, घर तो मिला हुआ है। ऐसे फिर उन सब ने मेरे को पैसे दिए थे घर बनाने के लिए उनको ये ज्ञान दिया था मैंने तो हाँ सर। तो सर, भव प्रत्यय मान जन्म ही जिसका कारण है, और दूसरा है उपाय प्रत्यय। अब शब्दों से ही पता लग रहा होगा ना, उपाय प्रत्यय सर। उपाय प्रत्यय का मतलब होता है कि टू वर्क आउट, वर्किंग इट आउट। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि दैट इज वर्कड आउट, हाँ, वर्क इट आउट जिसको कहते हैं। You have to do the efforts first. एफर्ट, हाँ, एफर्टिव है वो। पर ये भी उसी असंप्रज्ञात समाधि में ही है और वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, अभी उतने वर्ष नहीं लगे और वो हाँ। तो मैं ये कहना चाहता सर कि संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप का व्याख्या नहीं कर रहा है,
ठीक है ना सर। संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप का व्याख्यान नहीं है। संप्रज्ञात समाधि को किस तरह से, इस संप्रज्ञात समाधि को मैं किस तरह से प्राप्त करता हूँ, उसके आधार पर विभाजन है। एक भाव प्रत्यय है और एक उपाय प्रत्यय है। उपाय प्रत्यय में क्या होता है, श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, इन माध्यमों से हमें ऊपर जाना पड़ता है। श्रद्धा, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, जो प्रकृति लय योगी होते हैं और विदेह योगी होते हैं, उन वो जिस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि को मैं भाव प्रत्यय कह देता हूँ। जन्म ही जिसका कारण है, ऐसा असंप्रज्ञात समाधि, और जिसको उपायों से ग्रेडेशन करते करते पर उन्होंने भी पहले वो किया होगा। हाँ, वैसे भी ये कहा जाता है पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैव विधि उच्यते। उन्होंने पूर्व जन्म में किया है, इस जन्म में तो उनको कुछ भी नहीं करना है उस आधार पर उस तरह से एक तरह से स्तर नहीं हो गया, मतलब कि मैं थोड़ा आगे पहुंच गया हूँ रोड में, दिल्ली से चला चंडीगढ़ की तरफ, एक अम्बाला तक पहुंचना है, एक अभी करनाल में बैठा है, पर उस पाथ में है वो। हाँ, वो तो लगभग पाथ को पहुंच चुका है, बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बाहर ही है वो तो, बस स्टेप इन करना है उसको। तो ये कह रहा हूँ ना, अंतर है ना। और सर प्रकृति लय योग, अगर पुजारी को प्रसाद खाना हो तो क्या टाइम लगता है। हाँ जी क्या ये ऐसे पहले मुझे दिक्कत होती थी वास्तव में इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से इसका भेद किया जाता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है उस तरह से। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि रास्ते के आधार पर, जैसे मैंने अपनी ये कल्पना मैंने की कि है तो बहनी ज्ञान, बहनी कहते हैं अग्नि को, अग्नि ज्ञान, अग्नि ज्ञान कैसे हुआ है इसके आधार पर मैं उसी एक अग्नि ज्ञान को भिन्न भिन्न नाम दे देता हूँ ऐसे। तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो अभी जो विषय मैंने बताया, क्या क्या बताया, एक तो भूमि, चित्त की भूमियों का, 5 भूमियों का परिचय दीजिए, चित्त की 5 वृत्तियों का परिचय दीजिए, और समाधि के इन प्रकारों को बताइए। और 4 सूत्रों की व्याख्या, 4 सूत्रों की व्याख्या, इतना ही, इतना आ जाए तो बहुत है, सफल है। सर वो जो आपने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करवाई थी 25 तत्व, वो भी आ सकते हैं? नहीं वो नहीं, वो तो इसके लिए पृष्ठभूमि दी थी ना मैंने। सर ये बहुत है, इसमें बहुत कुछ आगे, सभी कुछ आगे। नहीं, इतने 10-12 सूत्र अगर आप जा करके पढ़ पाए ना, उसके आधार पर अगर पहले से ही ये 2-2 पेज के नोट्स तैयार करिए, चित्त भूमि और चित्त वृत्तियाँ, समाधि के भेद, तो बहुत है। इस इतने नॉलेज के आधार पर तो आप योग दर्शन पूरा अपने आप ही पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो जैसे मैंने जैसे बताया था ना कि क्लेश क्या है, 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये विषय तो समझने में कुछ कठिनाई, इनको क्लेश कहते हैं। अगर हमारा चित्त इनमें से किसी भी क्लेश से युक्त है, ठीक है, उसके बाद मैडम हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के संस्कार बनेंगे। तो हमारा क्लेश से युक्त रहता है हमेशा। हाँ, हमारा भी। इसका मतलब क्या है कि शंकराचार्य अगर कोई कर्म करते हैं ना, शंकराचार्य कोई कर्म करते हैं तो उनके कर्मों से कोई संस्कार बनेगा ही नहीं। संस्कार 2 तरह के होते हैं, एक पुण्यात्मक, एक अपुण्यात्मक, एक धर्म और अधर्म। ये 2 ही तो, एक शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करने से पुण्य के संस्कार बनते हैं, और अशुभ कर्म करने से अपुण्य के संस्कार बनते हैं। पुण्य अगर संस्कार बनेंगे तो उनका भोग होगा। शुभ संस्कार के तो मुकेश अंबानी बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, फिर जो है अनिल अंबानी से मतलब कॉम्पिटिशन सर करने जो लगेंगे। संस्कार होते हैं, मतलब हमने कुछ काम किया, सोचा, मतलब कुछ भी, इट्स अबाउट द थॉट्स आल्सो, क्योंकि पहले थॉट है देन विल बी एग्जीक्यूट। तो मतलब संस्कार इज की उसका लेखा जोखा, मतलब एक तरीके से। हाँ, आशय कहते हैं ना, जब वो, अब ये एक तरह से हिंदुइज्म की कर्मा थ्योरी है कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई संस्कार बनता ही बनता है। क्योंकि कर्म 4 प्रकार के होते हैं, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कृष्ण कर्म, एक शुक्ल कर्म, और एक कृष्ण शुक्ल कर्म, और एक अकृष्ण अशुक्ल कर्म। स्वयं ही बता दीजिए, कृष्ण कर्म करने वाले कौन होते हैं? जो पापात्मा होते हैं, और शुक्ल कर्म करने वाले पुण्यात्मा होते हैं, और कृष्ण शुक्ल करने वाले हम लोग पुण्यात्मा होते हैं। हाँ, ये सब। और अकृष्ण और अशुक्ल कर्म करने वाले योगी होते हैं। योगी। इसका मतलब सर योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण है।
उनके संस्कार नहीं बनता। नहीं बनेंगे। तभी वो- परंतु वो कर्म तो करते हैं, तो कर्म से संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं। क्लेश युक्त व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म से संस्कार उत्पन्न होते हैं। अकर्मण्यता थोड़ी ना बोलते हैं। ना, बोलते हैं कर्मण्यता कर्म नहीं, करो, कर्म आसक्ति करने- रहित कर्म सर लेकिन कर्म की क्या परिभाषा है? कर्म जैसे की- मैंने कुछ मन में सोचा अच्छा बुरा, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाई मैं, तो वो कर्म में आएगा किसमें आएगा? सोचना भी कर्म वो तो ये है। कहते हैं कि वेदांत में तो ये कहा जाता है कि ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी है ना, वो सारे थॉट्स भी कर्म है, वो भी आहार है। तो फिर वो उपासना भी कर्म है। ये तो तो वो कहा ही जाता है। संस्कार कैसे बनेगा सर? उसको वो उसका फल क्या होगा? आपका एक एक विचार एक संस्कार प्रोड्यूस करता है, तो वो सर्कल चलता रहता है, हम विषय तो सर्कल बहुत चलता सोचते है। हैं फिर तो। वही तो सर कह रही है। हाँ, तो उसके संस्कार एग्जीक्यूट बनते तो हैं। उससे आधे से भी ज्यादा ऐसे ही आप- चलते रहते हैं अच्छा, दिमाग आप में। बताइए, आप बहुत सोचते हैं, बहुत सोचने के बाद थकान होती है कि नहीं? होती है। सोचने मात्र से थकान, वही संस्कार है अगर देखा जाए तो। अपने यहाँ सूक्ष्म विवेचन में ये कहा जाता है कि हम जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी फिजिकल कर्म करते हैं, मेंटल कर्म करते हैं, सबके संस्कार बनते रहते हैं। संस्कार कब नहीं बनेंगे, इसकी मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ। संस्कार कब नहीं बनेंगे? जब क्लेश से युक्त नहीं कर, जब क्लेश से युक्त नहीं होंगे। तो मूल क्या है? क्लेश। मूल क्या है? क्लेश। अगर चाहते हो कि आपको जन्म न मिले, जन्म न मिले, तो क्या करना पड़ेगा? जन्म क्लेश न रहित मिलना रह ही। के जीना पड़ेगा। हाँ, तो आप कहोगे कि भाई क्लेश रहित रह करके, आप कहोगे कि कर्म नहीं करोगे। कर्म तो आदमी करता है, ये भोजन करना भी कर्म है, तो कर्म तो करोगे, परंतु क्लेश माइनस क्लेश कर्म करोगे तो संस्कार, चित्त में संस्कार नहीं बनेंगे। इसका मतलब हिट कहाँ करना चाहिए हमें? क्लेश, क्लेश पर हिट करना चाहिए। क्लेश क्या क्या है? अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें से जो चार क्लेश है ना, वो हाँ जी, वो चार अविद्या क्लेश के है। कारण है। किसकी वजह से है वो? अविद्या। अविद्या की वजह से। इसलिए मूल समस्या किसका है? क्या है? अविद्या। अविद्या को विनष्ट कर देंगे तो ये चार भी नहीं होंगे, क्योंकि कारण को विनष्ट कर देने से कार्य होते। मिट्टी ही नहीं होगी तो घड़े कहाँ से बनेंगे? तो यहाँ पे कार्य संस्कार हुए और कारण क्लेश हुआ, हाँ, है ना? क्योंकि क्लेश नहीं होगा तो संस्कार नहीं बनेंगे। चित्त अगर क्लिष्ट है, क्लेश युक्त है, तब उस चित्त से युक्त व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कर्मों से पुण्यात्मक संस्कार बनते रहते हैं, और इन संस्कारों का भोग करना होता है तो पुनर्जन्म होता है। तो आइडिया ये है, क्लेश मूलः कर्माशयः। क्या सूत्र है? क्लेश मूलः, अच्छा, एक सूत्र है ये सूत्र है सर। क्लेश मूलः कर्माशयः। आशय माने संस्कार, अजय सर, संस्कार। क्लेश मूलः कर्माशयः। एक बात है, हाँ, तो जो हम ये बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं, मतलब उसका मतलब ये है कि दोबारा हम जन्म नहीं लेंगे, मतलब। मोक्ष का मतलब, हाँ, मोक्ष का मतलब होता है कि हमेशा के लिए मुक्त हो गए, दोबारा जन्म नहीं होता है। जन्म मृत्यु के चक्र किस से। चीज से मृत्यु मुक्त हो के गए सर? चक्र से। जन्म और मृत्यु से। बंधन में जिससे पड़े थे, प्रकृति और पुरुष का जब संयोग हुआ था तो बंधन का कारण वो था। प्रकृति पुरुष में संयोग क्यों होता? अविद्या की वजह से होता है। इसलिए संयोग को हटाना होगा तो अविद्या को हटाना होगा, अविद्या को हटाना होगा तो विद्या को लाना होगा। And कौन सी विद्या की बात कर विद्या रहे यही हैं? है, विजडम, जिसको मैं कह रहा हूँ विवेक और तो ख्याति। फिर ये जो अभी विवेक समाधि ख्याति है, शब्द नहीं। सर ये जो समाधि है, ये समाधि उस विजडम को अक्वायर करने का ही माध्यम है। कौन सा विजडम? कि धीरे धीरे हम विषयों को समझते जाएंगे ना, तो अपने को भी समझेंगे, अपने को भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में समझेंगे, और विषयों को भी विषयों के ओरिजिनल फॉर्म में समझेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन किस वजह से होता है? रज्जु को आप सर्प किस वजह से समझते हैं? अंधकार के वजह। अंधकार की वजह से, है ना? तो अंधकार को हटाइए, रज्जु को नहीं सर्प समझेंगे। तो सारे के सारे चित्त के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन, बॉडी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन, धन दौलत के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन की वजह से ही हम लोग नित्य निरंतर दुखी होते रहते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन को हटाना है तो क्या, किसको हटाना पड़ेगा? उस आइडेंटिफिकेशन का कारण क्या है? अविद्या है, तो अविद्या को हटाना पड़ेगा। जीवन बट तो चल ही रहा है। सर लेकिन जो हम कहते हैं, हर व्यक्ति जो मृत्यु से को नहीं प्राप्त होना चाहता,
ज्यादातर मोक्ष को नहीं, मृत्यु को नहीं प्राप्त होना ज्यादातर की मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु नहीं हो। लेकिन जब हम पुनर्जन्म की मेरा पुनर्जन्म नहीं हो तो क्या हो फिर सर, कैसे समझा सकते हो कि मृत्यु भी नहीं चाहते और उसके बाद कौन सा जीवन है फिर? क्या होता है? नहीं, जो ये इस धारणा में रहता है कि मेरी मृत्यु ना हो या मेरा पुनर्जन्म ना हो, हाँ, वो तो अज्ञान की अवस्था में है ही है ना। अच्छा। उसको ये जानना है कि मेरा शुद्ध व्यक्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना है ना। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, चिन्मय आत्म तत्व हूँ, और मेरा जिस प्रकार के आइडेंटिफिकेशंस हो रखे हैं वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं इंद्रियों के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन करके बैठा हूँ, शरीर के साथ करके बैठा हूँ। उस भाव से ऊपर उठना ही तो है। उस भाव से ऊपर उठना है तो आप मुक्त अवस्था में, अत्यंत की दुख निवृत्ति तब होगी जब कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन ये ज्ञान होगा और ये घटना घटित हो जाएगी, उस दिन के बाद फिर से आप बंधन में नहीं पड़ोगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो जब हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। असंप्रज्ञात समाधि मोक्ष तक ले जाने का रास्ता है, ये आइडिया है ना। अब आइडिया विशेष रूप से तोशी जी क्या है कि देखिए, वितर्कानुगत पूजा जी, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, उसके बाद समाधि अस्मितानुगत समाधि। अस्मितानुगत समाधि में किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो? अपने ऊपर। तो इसका मतलब आप प्रकृति को भी समग्रता से जान गए। योग उसे ही कहते हैं ना, संप्रज्ञात। अगर मैंने इस पर ध्यान केंद्रित किया तो इसको मैंने अच्छी तरह से जान लिया। इसका मतलब मैं प्रकृति के जिन जिन भी तत्वों पर अपने मनस को केंद्रित करके जा रहा हूँ, उस तत्व का मुझे ज्ञान होता जा रहा है। इसका मतलब ये भी ज्ञान होता जा रहा है ना कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। अब चित्त तक आइए, फिर आप चित्त को अपना व्यक्तित्व समझ रखा था आपने, फिर आप जानेंगे ये तो प्रकृति से निर्मित है। चित्त पर अगर आप इंद्रियों पर अपने मनस को केंद्रित कर रहे हैं तो इंद्रियों का समग्र ज्ञान होगा ना। तो इंद्रियों का समग्र ज्ञान होगा तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा इंद्रिया मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, मैं नहीं हूँ, ये बिल्कुल ये अलग है, मैं इसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर रखा है इस तरह से। तो जो कुछ भी संसर्ग है, जो कुछ भी आइडेंटिफिकेशन है, वो सब के सब अविद्या के कारण है, अविद्या के कारण है। तो अविद्या को हिट कीजिए। अविद्या को हिट करने का क्या साधन है? अंधकार की वजह से ही अगर डर है तो प्रकाश कीजिए। तो अविद्या इज द की, है ना। अविद्या में भी तो लाइन आती है ना, अविद्या मृत्यु मृत्यु विद्या अमृतम। हाँ, वो कर्म के लिए है। हाँ, इसका मतलब अविद्या की निवृत्ति करनी है तो विद्या को निमंत्रित करना होगा। ये सारा का सारा विद्या का ही प्रपंच है जो हम योग दर्शन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। तो विद्या क्या है? प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति पुरुष विवेक, पुरुष तत्व प्रकृति तत्व को उसके वास्तविक स्वरूप में जानना ही उसको डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज प्रकृति पुरुष विवेक कहते हैं। प्रकृति पुरुष विवेक, यह ही समस्त दुखों को नष्ट करने का साधन है। प्रकृति पुरुष विवेक, ये विजडम है ना। इस विजडम को उपलब्ध करना है। विवेक किसे कहते हैं तोशी जी? आपको शब्द बताया था उस दिन। सर, बुद्धि मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज। तो डिस्टिंग्विश करना, सत्य क्या है, असत क्या है, और प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, ये डिस्टिंग्विश करके डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज उसको करके इसको भी उसके समग्र व्यक्तित्व में जानना, इसको भी समग्र व्यक्तित्व में जानना। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते ना, तब हम समझ गए ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इसको विद्या कहते हैं। और इसी के लिए मैंने एक दिन कहा था कि याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते। जिस मेधा को प्राप्त करने के लिए देवगण और मेरे पितर लोग उपासना करते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं। हे मेरे प्रभु, हे अग्निस्वरूप प्रभु, ऐसी मेधा से मुझे भी सिंचित कर दो। तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि ये मेधा प्रकृति पुरुष विवेक करने वाली मेधा है और वह समाधि के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये आइडिया है। तो सर, हम जो इंग्लिश में मेडिटेशन जो वर्ड यूज करते हैं, कोई बहुत ही शैलो वर्ड हो गया ना, समाधि के लिए पूरा ही बोल रहे हो, डिफरेंशिएट नहीं किया कि क्या है।
हाँ, क्योंकि मेडिटेशंस के ग्रेडेशंस है ना। अगर आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को जान जाओगे। अगर आप उससे अधिक शटलर एलिमेंट्स पर मेडिटेशन कर रहे हो तो उसको जान जाओगे। तो माइंड ट्रेन हो रहा ना वस्तु को समझने के लिए। अब आप धीरे धीरे आनंद कहते हैं इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उसके बाद अस्मिता पर अपने मनस को केंद्रित कर रहे हैं। तो उसमें अस्मिता किसे कहते हैं? पुरुष और दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति जब एक होकर के रहते हैं, मतलब पुरुष शक्ति और बुद्धि शक्ति। बुद्धि तो प्रकृति की निर्मित है, दोनों में आइडेंटिफिकेशन हुआ रहता है, उसको अस्मिता कहते हैं। अगर उसको आप देखते रहोगे, इफ अस्मिता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई मेडिटेशन, आई विल हैव ए फुलर नॉलेज ऑफ द अस्मिता प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज अस्मिता प्रिंसिपल बाय द वे? अस्मिता माने जब प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व नहीं, बुद्धि तत्व और पुरुष तत्व एक ही भूत अवस्था में रहते हैं, उसको देखता जाऊंगा तो मुझे ये भी तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, एक प्रकृति और एक बुद्धि और एक पुरुष। इसका मतलब इसमें से ये भाग बुद्धि का है और ये भाग पुरुष का है, उसको भी जान जाऊंगा ना, तो वहाँ डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज नहीं हो जाएगा मुझे अच्छी तरह से। जैसे नीर क्षीर विवेक, मान लीजिए नीर और क्षीर एक साथ है। मयूर को है ना ये? नहीं, बगुला। हंस को नीर क्षीर विवेक हो जाता है। उसकी नाल जो होती है कमल के फूल की नाल को वो पहचान लेता है। हाँ, तो देखिए, तो योगी एक तरह से उस स्तर पर जाकर के सोच लीजिए जब वो अस्मिता उसके मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है। अब अस्मिता का निरीक्षण परीक्षण कर रहा है वो। अस्मिता में दो चीजें हैं, एक पुरुष का प्रतिबिंब है और एक बुद्धि है। तो उसमें से बुद्धि को अलग देख पाऊँ मैं, और जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसको अलग देख पाऊँ। वो इतने ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन में है कि उसको आम व्यक्ति नहीं जान सकता, तो योगी उसको देखता है। तो यह डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज उसको कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, ये आइडिया है। तो उसको इसको ये प्राप्त हो जाएगा तो मेधा प्राप्त होगी। विद्या से अविद्या, जैसे ही विद्या आती है अविद्या सुमंतर हो जाती है। हाँ, अविद्या जब सुमंतर हो जाती है तो अपने खानदान को भी लेकर के सुमंतर हो जाती है। उसके बाल बच्चे कौन से हैं? हाँ, अविद्या मूल क्लेश है, मदर क्लेश और बाकी जो अभिनिवेश और मदर क्लेश और अदर क्लेश। हाँ, जो अदर क्लेशेस है ना, तो उसको तो अस्मिता और राग द्वेष अभिनिवेश, इनका नाश तभी हो सकता है जब अविद्या का नाश हो जाएगा। इसलिए अविद्या को हिट करना चाहिए, उसके लिए विद्या लानी है, उसके लिए विद्या लानी है, विद्या ही है। तो मैंने बताया ना, क्लेश मूलः कर्माशयः। अभी इसके आगे लिखा है दृष्ट जन्म वेदनीयः। उसी सूत्र का कंटिन्यूएशन, इसी सूत्र का। इसका मतलब ये है, ये जो कर्माशय है ना, कर्माशय, आशय कहते हैं संस्कारों को। वे संस्कार क्या थे? दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय है। वेदनीय का अर्थ होता है दे आर रियलाइज्ड इन दी दृष्ट एंड अदृष्ट जन्म। वेदनीय का मतलब हाँ, उसका भोग्य एक तरह से ज्ञातव्य ही है। जब आप भोग करते तो जान रहे होते ना, उस नॉलेज से गुजर रहे होते ना। दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय, इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट बर्थ में आपको इनका भोग प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर आप कर्म करते हैं तो संस्कार बनते हैं, संस्कार बनते हैं तो उन संस्कारों का भोग या तो किसी भी जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, परंतु कर्म मात्र से संस्कार न बन करके किससे संस्कार बनते हैं? क्लेश युक्त कर्म। लेकिन जो अभी ये आपने विधेय योगी को बताया था ना कि मृत्यु हो गई है, मुक्त भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, वो कैसी स्थिति है? आपने अभी बताया ना विधेय मुक्ति के योगी जो है उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, अभी देह अवस्था में है, मुक्त भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, तो बीच में वो अभी बीच में है, उसी रूप में सूक्ष्म शरीर में रह रहा है।
सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म में शरीर में रह, ये आइडिया है। अच्छा, 4 अब प्रकार इसके के पीछे प्रश्न फिलोसफी है काफी कुछ। अभी उसके पीछे ना मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं देवता की अवस्था में बने रहते हैं वो। अच्छा हाँ, उसमें माइथोलॉजी है काफी। कॉजल बॉडी जिसको बोलते कॉजल हैं। बॉडी, उसमें बने रहते हैं वो, मुक्त भी नहीं हुए हैं इस तरह तो से। सर वो दूसरे शरीर में आते क्यों नहीं है? कौन? जो भी हाँ, उसके पीछे अपना आइडियाज है, उसके पीछे ना अलग अलग इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है सब कुछ उसमें, इतना मुझे अभी ध्यान भी नहीं है। तो पर आइडिया ये है ये कि प्रश्न सब विस्तृत होंगे। ना मैडम, सिंपल ना, एक एक पैराग्राफ में 1-1.5 पेज में लिख देना। हाँ, मतलब पैराग्राफ में ही लिखने हैं, चारों पैराग्राफ में जैसे आप बता दिया ना मैंने कि चित्त की भूमिया क्या है, अभी जाकर तैयार कर लीजिए 1-1.5 पेज में। चित्त की एक है चित्त, एक मूल, एक है विक्षिप्त, विक्षिप्त, एक है एकाग्र और एक है समाधि। इनमें क्या क्या होता है? क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। नहीं, मतलब सारा सब्जेक्टिव ही होगा ना पेपर, ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव तो मना कर रखा नहीं है, मेरे को तो नहीं कहा, ऐसे ही है। सूत्र जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे है। कितने मार्क्स वो तो हम फ्री है ना आपस में तय करने के लिए। 100 मार्क्स का 100 का होता होगा, पिछली बार भी 100 का ही किया था ना। 3 आवर्स 3 आवर्स टाइम का होगा। 2 आवर्स होगा। तो श्लोक तो पहले बना लिया आपने। हाँ, अब 2-3-4 पेज लिखने हैं कुल मिलाकर। नहीं, 3-4 100 पेज लिखने हैं टोटल। 5 क्वेश्चंस दे देंगे, 20 मार्क्स ईच, ऐसा। हाँ, अभी जैसे मैं तो ये बताऊं, ये मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया। रामनाथ जी से और पूछ लूंगा, दोनों मिलकर बनाएंगे ना। नहीं सर, सिर्फ सिर्फ ये बहुत है, ये कैसे बहुत है। करेंगे? इससे तो पूरा कवर हो गया सर, आप क्या बच गया इसमें? नहीं, उन्होंने जो कराया तो वो पूछेंगे ना कुछ ना कुछ तो। सर, फिर आप यम सब नियम करेंगे आसन क्या? प्राणायाम किया नहीं ना? करा है। नहीं तो है। बहुत हल्का नहीं सा। सर, किया था, बल्कि किया गीता था। के कुछ श्लोक भी किए थे हमने। अष्टांग योग को रामनाथ टच किया जा सकते था। थे। अष्टांग योग गीता के किया था ना। श्लोक, मैं भी यम अष्टांग नियम। योग करना चाह रहा था, हो नहीं पाया इसमें। ये किया था सर हमने। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें किया था ना। गीता के श्लोक भी किए थे इवन। हाँ। कैसे श्लोक? अब ना रामनाथ दूसरे जा दूसरे सकते बाद में सर, दूसरे बाद में अष्टांग योग है, वो वैसे कठिन नहीं है, वो तो उसको easy अपने है सर। अपने आप ही पढ़ सकते हैं। I think ये difficult है। तो सर लेकिन पता चल जाए तो फिर पढ़ेंगे। नहीं, श्लोक और अब रामनाथ जा सर क्या देंगे, बता दीजिए। उनसे पूछ करके बता दूंगा। फिर व्हाट्सएप करेंगे सर आप? व्हाट्सएप करना पड़ता है। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, हम पूछ लेंगे। ठीक है सर। हाँ, उनसे बात करके थोड़ा ये पेपर का ऐसे भी प्रारूप सर जो है। प्रिपेयर भी करना है, अभी इसमें हमने पढ़ा है। हाँ। अभी तो मैंने तो बता ही दिया ना, यही तैयार कर लेना। लिखते रहेंगे। तो अब अगर इसको थोड़ा तो जैसे- एग्जाम का तनाव रहना भी चाहिए ना। चलिए प्रिपेयर तो करेंगे, इतना सारा है ये आपको। मैं तो कह रहा एक जाम है, तुम तो ऐसे तनाव में हो जैसे कई जाम हो। एक जाम हो। हमारे भी 4 जाओगे है ना। और क्या? ये साधन पाद में है। स्टूडेंट हाँ, साधन पाठ में है ना सर। साधन का मतलब यही है सर, साधन का मतलब ये है समाधि किन साधनों से प्राप्त की जा सकती है। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, याद है ना आपको, उस दिन बताया था मैं, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, हाँ मैडम, समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी। निम्न अधिकारी, अधम अधिकारी जिनको कहते हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था आपको कि मैंने कोरिया के बच्चों को ये पढ़ाते हुए कहा कि देखो, बनारस के विश्वनाथ मंदिर में पहुंचना है, आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से फिर बनारस जाना होगा, वहाँ से फिर टैक्सी लेनी होगी। अच्छा, जो दिल्ली में रहता है उसको बनारस की फ्लाइट लेनी होगी, और जो बनारस में रहता है उसको तो डिसाइड करना है कब जाना है। ऐसे ही 3 तरह के अधिकारी होते हैं। जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, उनको तो अभी मैंने एक दिन बताया था ना आपको, यम में कितने हैं? 5 प्रकार के। 5 क्या क्या है? पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा, दूसरा क्या है? सत्य, सत्य। तीसरा क्या है? अस्तेय। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। फिर क्या है? अपरिग्रह। इसको यम कहते हैं। इसके बाद नियम। नियम, नियम में क्या है? शौचम शौच, संतोष है, और तप है, स्वाध्याय और और ईश्वर ईश्वर प्रणिधान, है ना सर? ये क्या है? शौच, हाँ, ये है संतोष, और आगे तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब मैं इसको लिखना इसलिए पढ़ रहा कि मैं एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ आपको, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है ना? अब इसके बाद आप बताइए क्या है? प्रत्यासन, आसन और प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार,
प्रत्याहार, और उसके बाद धारणा, फिर उसके बाद ध्यान, और समाधि, फिर समाधि, ध्यान और समाधि। समाधि, है ना। तो इसको प्राप्त समाधि करना है, इस तक उत्तम पहुंचना है जन्म ना। के लिए। जी सर। तो ये रास्ता है। हाँ, तो ये मेरी चेतना की उच्चतर भूमि है। ये आध्यात्मिक मार्ग का सोपान है, आत्मोन्नति के सोपान है। सोपान समझते हैं ना, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ हैं। परंतु इन सीढ़ियों में क्या है, इसको सिद्ध करूंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। सीढ़ी की प्रकृति होती है ऐसी है ना। जिसको अहिंसा पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको सत्य पर विजय प्राप्त करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त करते रहे। अपने आप को ट्रेन करना है। पहले आर्टिफिशियली ट्रेन करो कि मुझे किसी भी तरह से अहिंसा नहीं करनी है। मतलब एक तरह से समाज में व्यवहार हाँ जी, यम के माध्यम से, यम, हाँ और जी, जी, जो व्यक्तिगत है हाँ। वो नहीं ये- है। वो नियम के। ये पर्सनल कंडक्ट है, ये सोशल कंडक्ट है। इसका मतलब पर्सनल प्यूरिफिकेशन और सोशल प्यूरिफिकेशन हो गया। दोनों। भाई First दूसरों के social प्रति and मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, पहला ये है। फिर अपने प्रति मेरा रिस्पॉन्स कैसा है। तो यम पर विजय प्राप्त करते हैं। और लोग कहते हैं, गांधी जी तो कहते थे इस पर विजय प्राप्त कर लो, अपने आप ही सब कुछ हो गया। अहिंसा बहुत उच्च धारणा है। अहिंसा का वास्तविक जो अर्थ है तो वाचिक, मानसिक, मानसिक, कायिक, मुश्किल है बहुत। अगर मैडम इस तरह की अहिंसा सिद्धि कर ली तो फिर सत्य सिद्ध करने में क्या देर। पर ये सब इनमें क्या कोई दे रहे दिक्कत हैं। लोग कहते हैं इसको ही सिद्ध कर लो, एक जन्म इसी में ही लग जाएगा। और आर्टिफिशियली ट्राई कर सकते हैं, होता है वास्तव में। तय कर लो कि मुझे किसी के प्रति हिंसा के भाव में नहीं रहना है। मनसा वाचा कर्म। हाँ, और जब भाव आए तो भाव आए तो सर इसी में लिखा हुआ है, अभ्यास और वितर्क वैराग्य। बाधने प्रतिपक्ष बाधनम। फिर उसको अगर आपको ये वितर्क सताने लगे ना, ईर्ष्या सताने लगे, द्वेष सताने लगे, हिंसा सताने लगे, तो इसके प्रतिपक्ष पर विचार कर लो। प्रतिपक्ष माने इसका जो अपोजिट, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता या है। दृष्टा भाव क्या है कि हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या और कौन हाँ, ये कर मतलब रहा है? आप ये करिए ना, वो अगर मैं हिंसा करूंगा तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। मैं तो सुख के लिए कर रहा हूँ, पर अल्टीमेटली होगा क्या। हाँ, तो फिर हमारा नीतीश कटारा केस है ना, वो बहुत प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल लीडर बन रहे थे वो लड़के, दोनों के दोनों। अफसर जेल में है, पूरे जीवन जेल में रहेंगे। तो वो नीतीश कटारा वाला केस है। नीतीश कटारा मॉडल। नहीं सर, अगर मान लीजिए कि उनके अंदर ये हिंसा जगी होती, अगर उन्होंने सोच लिया होता तनिक ठहर करके, हो क्या क्या सकता है। अभी बीजेपी वाले ने जूता मारा है एमएलए को, हाँ। एमपी ने। अब टिकट नहीं मिलेगा उसको शायद। टिकट नहीं मिलेगा। होना बोले। हाँ, वैसे एक किसी को एक घटना सी हो वो तो जाती है। इजी है, मानसिक बहुत मुश्किल है। मानसिक तो बहुत ये है। जो सुशील शर्मा का केस है सर, वो आज भी बुरा नहीं है, अब तो पता स्पष्ट पता लग रहा है ना। उसमें उस मोमेंट में और उसने गोली चला दी। अब उसके बाद आगे और विचार सीधे सरेंडर कर सकता था वो, और उसको लगा कि मैं इस पाप से बचूं, पता नहीं क्या होगा, तो उसने बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। और कितना क्रूर वो था। वो आदमी ऐसा नहीं था, परंतु एक उससे बचने के लिए दूसरा, Heat of the दूसरे से moment. तीसरा, हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा होता चला गया। हाँ, अभी तो ऐसे बोलते हैं इसको। नहीं आदमी अच्छा नहीं था, इतना क्योंकि कर दिया आदमी तो फिर साधु था, आदमी ये नहीं अच्छा कह रहा कहाँ से मैं। हुआ। मतलब जो जी जो इतना सब कुछ कर दिया वो आदमी अच्छा कहाँ से हुआ। नहीं, आदमी अच्छा है नहीं कह रहा हूँ मैं। आदमी इतना बुरा नहीं था कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हो, ऐसा कह रहा हूँ। उस समय हो गया। कई प्लान करके करते हैं। नहीं तो आप देखो घटना कितना कितना क्रूर है। तो उस तरह का व्यक्तित्व शायद नहीं था, वो तो राक्षस का काम है वो। तो मेरा मतलब है कि जब भी इस तरह के विचार जगे ना, तब आदमी तनिक देर को सोचे कि इसके उसके प्रतिपक्ष पर विचार करना आरंभ करें। सबसे पहले पानी पी ले। हाँ, लोग कहते हैं पानी पी लो ना, टाइम मिल जाता है 20 तक गिनती कर लो। हाँ, कितना अच्छा। एक स्टीफन कवी ने बोला है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, वही 20 तक गिनती करने का। इंक्रीज द टाइम बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मैं पानी बहुत पीता हूँ मैडम, घर पर ना बहुत अच्छा पानी बहुत सर। पीता। मेरी श्रीमती कहती है पानी क्यों इतना पीते हो, वो नहीं पीती है। तो मैं कहता हूँ मैंने ये थियरी सीख रखी है कि जब भी गुस्सा आ जाए ना,
तो पानी पियो। पानी पियो, इससे तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। उससे क्या होता है, पानी पीना या वैसे काउंटिंग कितना ये भी करना से कृत्रिम उपाय है ना, मोमेंटरी कृत्रिम उपाय काम तो आते ही है ना। हाँ, क्या होता है कि पानी पीने से या 20 तक काउंटिंग करने से मोमेंटरी आप उससे डाइवर्ट हो गए। जब आप उस पॉइंट से डाइवर्ट हो गए तो आपको जो वेग था वो वेग अपने आप जो वो कम लहर उठी थी समुद्र में वो शांत शांत हो जाती है, पूरी तरह से शांत या नहीं छोटी हो होती, जाती पर है। हाँ वो दब जाती है। फिर उतना जो वो एक्सेस क्रोध वो था ना, वो चीज नहीं रहती। तो वो आवेग खत्म होने से फिर उतना बड़ा क्राइम भी नहीं होता, फिर समझ का टाइम मिल जाता है। तो इट्स नॉट ओनली हम टाइम सब टेकिंग वहाँ बट द थिंग गुरुकुल इज में पढ़ते थे। डाइवर्ट योरसेल्फ टू समथिंग। तो क्या होता है, इसका महाभारत में बहुत कई बार बढ़िया प्रसंग अब आता इसको है। हीट ऑफ मोमेंट भी कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल वेल थॉट। हम लोग 10-15 साल के बच्चे सब लोग, वहाँ एक 50 साल के आसपास के एक ब्रिटिश गुयाना के नागरिक रहते थे। हम लोगों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ाते थे, बहुत वैसे थे। उनकी किसी एक व्यक्ति से लड़ाई हो गया, किसी आचार्य से। वो लोग उम्र में बड़े थे, हमारे टीचर जैसे थे। एक ने विद्यार्थियों की पिटाई करवा दी जो विदेशी थे। हम लोगों को ये दुख लगा कि भाई ये विदेशी हैं, हमारे मेहमान हैं और ये बड़ी अजीब सा बिहेव करते हैं, पर उन पर हाथापाई इनसे क्यों की गई। 10-15 विद्यार्थियों ने मिल करके दूसरे जो थे उनकी जाकर कितनी बुरी तरह से पिटाई कर दी। उनको लगभग लाठी मार मार कर गिरा दिया। मैं भी था उनमें, अभी तक मैं भी था। मेरे 10-12 लोग चले गए, मैंने तो लाठी नहीं चलाई, पर मैं मना भी नहीं कर रहा था। मैं भी शामिल था उसमें, इन्होंने ऐसा क्यों किया। उसका आज तक 25 साल हो गए, आज तक मुझे लगता है कैसे कर दिया हमने, मतलब बुद्धि ने काम क्यों नहीं किया, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा लगता है। तो वितर्कवाद है इसमें आता है, बहुत आगे, बहुत सरल है कि जब भी इस तरह के विचार आए ना, तो आप उसके प्रतिपक्ष पर विचार करना है। बट सर अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक आंसर है ये हमारे पास, हर एज की अपनी वो होती है। हाँ, उस समय आप नहीं सोच सकते हो नहीं सोच सकते। कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो करेगा ही करेगा। आप जितना मर्जी यंगस्टर्स को सिखा लो, टीनेजर्स को सिखा लो, उस एज में जो करना है वो करना ही है, अगर दिमाग में बैठ गया तो। वाणी से तो हम नित्य निरंतर हिंसा कर ही रहे होते, परिवार में ही कर रहे होते हैं, परिवार में कर रहे होते हैं। हमारे लोग तो बहुत करते हैं। सर मुझे देखते हैं, हाँ मैं बहुत पसंद है। तो मैं ये कह रहा था सर, वो इसको उससे समझने के लिए, इसको ऐसे समझने के लिए सर, ये तो बिल्कुल प्रारंभ का जो योगी है, जिसने योग इसको प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और उस रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसको बिल्कुल प्रारंभ से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ना। तो अहिंसा से इसको, तो यहाँ तक ये देखिए, यहाँ तक दो तो सामाजिक, सर बता रहे थे सोशल कंडक्ट, और ये तो दो तो हैं, नहीं दो हैं पर्सनल, और ये 5 है। ये इसको कहते हैं यम। ये अधम, मतलब प्रारंभिक जो समाधि का पथिक है उसके लिए है। अधम शब्द इतना अच्छा नहीं लगता, सामान्य जन के लिए। सामान्य मतलब अब 3 ग्रेडेशन कर भी लें। अधम अधिकारी, जो सबसे छोटा अधिकारी है, ये अधम अधिकारी है। अभी तो हम अधम ही हैं। हाँ, सामान्य जन। अधम तो नीच को कहा जाता है जनरली। अगर सर हम दूसरी दृष्टि से विचार करें कि ये जो, हाँ अधम माने, अधम वैसे इतना नीच नहीं होता है। अधम का मतलब होता है जो नीच स्तर पर है, जैसे बच्चा है, ऐसे समझ लेना। उत्तम वृद्ध और अधम, उत्तम वृद्ध नेगेटिव सेंस में जाता है। हाँ, नेगेटिव जाता है, तो ऐसे, और हमें नेगेटिव होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, अधम मत कर। मंद अधिकारी कहते हैं इसको, हाँ, मंद अधिकारी। उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थियरी है ना, उसमें एक शब्द है आवाप उद्वाप। उसमें एक उत्तम वृद्ध होता है, एक मध्यम वृद्ध होता है और एक अधम वृद्ध होता है। अधम वृद्ध कहते हैं कि लैंग्वेज को जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करने वाला जो चाइल्ड होता है, वो क्या देखता है, अपने दादाजी और पिताजी के बीच की बिहेवियर को देखता है। वो ये देखता है कि जब भी दादाजी गाय शब्द का उच्चारण करते हैं, ये मेरा पिता एक विशेष पशु की ओर भागने लग जाता है। हाँ, तो वो एक बार देखा, 2 बार देखा, उसने गो शब्द का उच्चारण नहीं किया कि एक ये इधर भागने लग जाता है। तो बार बार देखने से वो तय कर लेता है कि अच्छा गो शब्द का और इस पशु का आपस में कोई संबंध है।
उससे लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। तो वहाँ अधम अधिकारी शब्द का प्रयोग, अधम वृद्ध शब्द का प्रयोग आपने पढ़ा ही हुआ है ऐसे। तो एक्चुअली इट्स ए पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, ज्ञान का बोध होता We है। are in the initial stages of learning. अधम शब्द का प्रयोग अब चूंकि नेगेटिव सेंस में किया जाता है, अधम व्यक्ति है, वहाँ अधम शब्द का प्रयोग उस तरह से नहीं था। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानव इनिशियल स्टेज में जो है उसको उत्तमा मानविच्छन्ति मानव ही माता। महात्मा वही महात्मा। वहाँ पर भी अधम शब्द आ मानव रहा है। ही अधमा है। अब मैडम ये देख लीजिए कि अब यहाँ तक का ये समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और आसन, प्राणायाम, ध्यान, इसको समझ लीजिए। अच्छा, इतना भी ना समझ लीजिए अभी, इसको ऐसे कर रहे हैं, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इतना कितना? 3 ही हैं। So remaining 3 नियम थे। अभी है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये मध्यम अधिकारी के लिए है। वो उसका व्यक्तित्व इससे ऊंचा है, उसको इसको प्राप्त नहीं करना, ऑलरेडी प्राप्त करके आया हुआ है वो मध्यम अधिकारी। मान लीजिए जो दिल्ली में रहता है, अधम अधिकारी कौन था? जो साउथ कोरिया में रह रहा था। दिल्ली में रहने वाला मध्यम अधिकारी है, उसको तो सीधे बनारस की फ्लाइट पकड़नी है। तो तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान, यहाँ भक्ति योग आ जाता है। ईश्वर प्रणिधान। अब जो उत्तम अधिकारी है ना, वो तो उसको बैठना है, सीधे निर्णय कर लेना है कि मुझे कहाँ ध्यान केंद्रित करना है। पर इंडिया में तो योग को आसन से शुरू करते हैं लोग। हाँ, वो योगा है। योगा। ये है ना, ईश्वर प्रधान को कैसे? ईश्वर प्रणिधान सब टेक्निकल शब्द है इसमें लिखा हुआ। तो मैं इसको कह रहा था कि ये जो 3 है ना सर, इसको क्रिया योग कहते हैं। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। और सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पतंजलि को क्रिया योग का आविष्कारक आचार्य के रूप में माना जाता है। क्योंकि आप तो देखोगे ना, ये यम नियम आदि उपनिषदों में भी है, क्रिया योग पर फोकस करने वाले आचार्य पतंजलि थे, ऐसा कहा जाता है। तो योग दर्शन का द्वितीय पाद यहाँ से आरंभ हुआ है। समाधि पाद में तो समाधि का वर्णन विस्तार से दे दिया गया, द्वितीय पाद में साधन बताए गए हैं, है ना, साधन बताए गए। साधन को बताते हुए वो यहाँ से शुरू करते हैं। उत्तम अधिकारियों के लिए तो यही चर्चा हो गई है। मध्यम अधिकारी के लिए द्वितीय पाद, साधन पाद शुरू होता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसकी चर्चा करते हैं। फिर बाद में 20-25 सूत्रों के बाद में फिर वो अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। तो ये अष्टांग योग है, ये जो यम नियम आसन है, ये अष्टांग योग है। तो जो प्रारंभिक योग मार्ग का जिज्ञासु है, उसको यम से आरंभ करना है। यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से होते हुए ऊपर जाना है। और मध्यम अधिकारी तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और वस्तुतः ये भी नहीं, जो उत्तम अधिकारी होता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? अपनी वीडियो को समेट लेना चारों ओर से। हाँ, अंतर्मुखी करना है। सिंपल सी बात है। अहिंसा, ये तो सब जानते ही हम। हाँ, और आसन किसे कहते हैं? Postures। स्थिर सुखम आसन। आसनम। हाँ, स्थिर सुखम आसन। अच्छा, प्राणायाम के विषय में सब लोगों को मालूम है, इसके भी अलग अलग भेद है। प्रत्याहार, अब यहाँ से समझ लें। प्रत्याहार समाधि में, समाधि का आरंभ वास्तव में प्रत्याहार से होता है। प्रत्याहार में क्या होता है कि प्रत्याहृत करते हैं हम अपने चित्त को। चित्त चूंकि विषय दर विषय भटकता रहता है, तो एक कृत्रिम तरीके से हम निर्णय करते हैं कि हम अपने चित्त को सब विषयों से हटा करके एक विषय पर केंद्रित कर देते हैं। ये आप निर्णय कर लिया, मैं चाहता हूँ कि इस मोबाइल पर मेरा चित्त केंद्रित रहे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? चित्त को विड्रॉ करूँगा। लिटरली प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है विड्रॉल। विड्रॉल, विड्रॉल कहने थे ना, ब्रिंगिंग बैक, ब्रिंगिंग बैक, क्या कलेक्शन, withdrawal only। Withdrawal from everything and focus on one thing। हाँ हाँ, आपने आगे एक बढ़ गए। विड्रॉल फ्रॉम From everything। एवरीथिंग और And focus on one thing। धारणा, धारणा माने स्थापना, धारणा में। स्थापना। हाँ, धारणा चित्त को यहाँ स्थापित कर दिया, तो ये तो धारणा हो गई। चित्त को और विषयों से हटा दिया, ये प्रत्याहार हो गया। तो सिंपल सरल सरल शब्द है। प्रत्याहार माने चित्त का अन्य विषयों से
निवृत्त करके चित्त को ले आना, ब्रिंगिंग बैक। अपने सेंसरी चीजों को बंद करना, बंद टेलीफोन के कनेक्शन डिस्कनेक्ट। वो योगानंदा जी यही बोलते हैं, अपने ये 5 टेलीफोन के कनेक्शन है उनको डिस्कनेक्ट करना है, जिसकी इनपुट ना है बाहर से। और उसके बाद चित्त को भी अन्य विषयों से डिस्कनेक्ट करके चित्त को विड्रॉ करा लेना। अब विड्रॉन जो चित्त है उसको किसी एक स्थान पर स्थापित कर देना, उसको कहते हैं धारणा। देश बंधः चित्तस्य धारणा, एक देश विशेष में चित्त को बांध देना, उसको क्या कहते हैं? धारणा। तो देखिए, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान किसे कहते हैं? ये इनिशियल स्टेजेस में उसके साथ कंटिन्यू करना। प्रत्यय एकतानता ध्यानम, प्रत्यय माने नॉलेज। अगर मैं अपने चित्त को मोबाइल पर ही केंद्रित कर देता हूँ तो मोबाइल का ज्ञान कंटिन्यू करता रहेगा ना, क्योंकि आप चित्त को और कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको केवल मोबाइल का ही ज्ञान होता रहेगा। उसको प्रत्यय की एकतानता कहते हैं। एकतानता माने कंटिन्यूटी। उसके बाद में जो समाधि होती है वो हमने पढ़ रखा है इस तरह से। तो द्वितीय पाद का विषय यही है। फिर बाद में उसमें लंबी लंबी चर्चाएं आती हैं कि एक चतुर्व्यूह का सिद्धांत है। जैसे वैद्यक शास्त्र में चतुर्व्यूह का सिद्धांत है, रोग और आरोग्य 4 हैं, ऐसे ही हेय, हेय हेतु और हान और हानोपाय। हेय माने जो अनागत दुख है उसको हेय कहते हैं। आप जो पिछला जो दुख है आपका उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी जो दुख प्राप्त हो रहा है उसके बारे में भी कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल अनागत दुख को ही दुख कह सकते हैं योग की भाषा में, क्योंकि उसी का ही निवारण हो सकता है, वही हेय है। तो उस दुख से मुक्त होने के लिए दुख को हेय कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम। और उस दुख का कारण क्या है? अभी बताया था, दुख का कारण क्या है? कर्म, क्लेश युक्त कर्म, प्रकृति पुरुष का संयोग। अच्छा, प्रकृति पुरुष का संयोग, वह ही हेय का हेतु है। अच्छा, प्रकृति और पुरुष के संयोग को कैसे नष्ट किया जा सकता है? समाधि। पहले ये पता करके कि संयोग हुआ किससे है? अविद्या से। इसका मतलब अविद्या को नष्ट करना हान है। हान माने उसको मारना। मारना। और हान कैसे हो सकता है? विवेक ख्याति। अभी बता रहा था ना मैं 4 शब्द हैं, हेय, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय कहते हैं दुख को, दुख का हेतु क्या है? संयोग, और संयोग का नाश, और संयोग के नाश का उपाय। संयोग के नाश का उपाय क्या है? सब कुछ दुख का कारण क्या है? आपने कहा प्रकृति और पुरुष में संयोग। संयोग किस वजह से होता है सर? अविद्या से। अविद्या की वजह से। तो अविद्या का हान करना है, और अविद्या के हान का उपाय क्या है? विद्या। विद्या को कहते हैं, और परम विद्या क्या है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति किसे कहते हैं? ए डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति को प्रकृति के रूप में जानना, पुरुष को पुरुष के रूप में जानना ही उनको वास्तविक रूप से पहचानना। इसको पहचानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी प्रकृति के एस्पेक्ट्स हैं सारा, इसका मतलब पूरी दुनिया को जानना पड़ेगा। पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, मैं हूँ और प्रकृति है। मैं अपने स्वरूप को जानूंगा और प्रकृति को उसके डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट उसमें अवतार को क्या कहते हैं? अवतार में भिन्न भिन्न अवतार है ना, इनकारनेशंस। बुद्धि के रूप में, अहंकार के रूप में, तन्मात्राओं के रूप में, पंचभूतों के रूप में, डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्रकृति के। तो प्रकृति को उनके डिफरेंट फॉर्म्स में जानना और अपने को फॉर्मलेस के रूप में जानना, यह ही प्रकृति और पुरुष का विवेक है। प्रकृति और पुरुष के उस विवेक को बताने वाली बुद्धि को ही विवेक ख्याति बुद्धि कहते हैं। और योग दर्शन के सारे आयास, सारे प्रयास विवेक ख्याति बुद्धि को उपलब्ध कराने के लिए है। उसी को विद्या कहते हैं। और उसको जान, या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। अगर विद्या होगी तो मुक्ति होगी ही होगी।
वेदांत में कहते हैं विद्या का इमीडिएट परिणाम संन्यास है, संन्यास से मोक्ष लाभ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस विषय को कर लिया। जहाँ तक परीक्षा का प्रश्न है, परीक्षा के प्रश्न ये हैं, ये परीक्षा का प्रश्न है। 5 प्रश्न है। चॉइस हो गया। तो ये यम नियम वाला भी चॉइस इसमें क्या चॉइस देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। भूमि, वृत्ति और 4 सूत्र, बस इतने। और ये यम नियम आसन के वाला ये वाला नहीं, ये पर एज की तैयारी मत करिएगा, ये तो मैं वैसे आगे पढ़ने के लिए बता ठीक रहा है था। सर। फिर से बताऊंगा मैं। चित्त की 5 भूमियाँ, अगर ना समझ में आए ना तो मुझे फोन कर लीजिए। चित्त की 5 भूमियाँ, हाँ, चित्त की 5 भूमियाँ। पहला तो है 4 सूत्र में से 1 सूत्र की व्याख्या, हाँ दूसरा है वृत्तियों में 5 भेदों का विस्तार से वर्णन, हाँ, और तीसरा है 5 प्रकार की चित्त भूमि। 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ। भूमियाँ। तो 5 प्रकार की चित्त भूमियाँ पहले ही सूत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो अलग से नहीं है। हाँ, पहले सूत्र को तैयार कर लीजिए। अगर पहला सूत्र परीक्षा में आ जाए तो 5 भूमियाँ लिखेंगे, अच्छा, नहीं तो 5 भूमियों पर 1 पेज लिखना होगा, अलग अलग भूमियों की स्थिति क्या है, और 5 वृत्तियाँ। अगर हो सके तो सूत्र याद कर लीजिएगा। मैं सूत्र बुलवा करके छोड़ता हूँ अभी। बोलिए, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तदा तदा द्रष्टुः द्रष्टुः स्वरूपे स्वरूपे अवस्थानं अवस्थानं वृत्ति सारूप्यं सारूप्यं चित्रत्र वृत्तयः पंचतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः अब देखिए पहली वृत्ति क्या है? प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा निद्रा स्मृतयः। अच्छा, अब एक एक का परिचय। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, ठीक है ना। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, और अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही स्मृति। ये और इन वृत्तियों का नाश कैसे होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास किसे कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, स्थिति के लिए यत्न प्राप्त करना। स्थिति किसे कहते हैं? प्रशांत वाहिता अवस्था। जैसे निस्तरंग जल होता है, उस अवस्था को प्राप्त करना स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास क्या होगा? यम नियम आसन प्राणायाम। और वह अभ्यास दृढ़ कब होता है? तो दीर्घकाल दीर्घकाल अनंतर नैरंतर्य, कुछ है ऐसा। और दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। इट बिकम्स फर्मली ग्राउंडेड if when done on practice- long term long बार basis बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना ऐसे। हाँ, अच्छा, दूसरा साधन क्या है चित्तवृत्ति के निरोध का? वैराग्य वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? दृष्टानुश्रविक दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारः। दृष्ट विषय क्या है? जो कुछ भी सीन, जो संसार में जब हम धन धान्य ऐश्वर्य को देख सकते हैं, वह तो दृष्ट विषय है। आनुश्रविक विषय याद है आपको? आनुश्रविक विषय माने जो एक वैदिक प्रॉमिस होता है, स्वर्ग यज्ञ करोगे स्वर्ग प्राप्त करोगे, इसके प्रति भी वितृष्णा है। ये स्वर्ग भी इसका मतलब अर्न्ड है ना, इसका मतलब अर्न कोई भी चीज एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो ये जानना कि पारमार्थिक सुख तो स्वर्ग आदि आनुश्रविक विषयों की प्राप्ति से भी नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को ये बोध जागृत हो जाता है, उसके अंदर एक वैराग्य जागृत हो जाता है। किसके प्रति वैराग्य? दृष्ट विषयों के प्रति भी, अदृष्ट विषयों के प्रति भी, आनुश्रविक विषयों के भी। दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक तो वैराग्य का ये लोअर लेवल है। हायर लेवल ऑफ वैराग्य क्या है? ये मैडम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक तो दृष्ट विषयों से, सांसारिक और संसारेतर भोग्य पदार्थों के प्रति वितृष्णा जागृत हो जाए, ठीक है, तो वो वैराग्य, परंतु वो लोअर लेवल ऑफ वैराग्य है ना। अब हायर लेवल ऑफ वैराग्य क्या है? अनुश्रविक। अभी जो बताया था ना मैंने, नहीं आनुश्रविक भी वो लोअर लेवल पर। अच्छा, हाँ, स्वर्ग आदि, अप्सराएं आदि, वो इन ये भी, वो अदृष्ट है। ये भी आनुश्रविक विषय है। हाँ, तो मतलब वेद के द्वारा जो प्रोक्त विषय हर्ड, वो भी आनुश्रविक पदार्थ हैं। आनुश्रविक पदार्थों से भी अंततः सुख प्राप्त नहीं होगा। तो दृष्ट विषयों के प्रति भी विरक्ति हो जाएगी, आनुश्रविक पदार्थों के प्रति भी विरक्ति हो जाएगी। फिर भी इन विरक्ति में आप कह सकते हो ग्रेडेशन है, परंतु ये दोनों के दोनों वैराग्य अपर वैराग्य है।
लोअर फॉर्म ऑफ वैराग्य है। हायर फॉर्म ऑफ वैराग्य क्या है? इंद्रियों से। अभी विशेष बात कही थी, विवेक ख्याति बुद्धि। विवेक ख्याति बुद्धि भी बुद्धि है अंततः। बुद्धि को भी ऊपर। बुद्धि किससे बनती है? प्रकृति से बनती है। अब ये देखना कि ये बुद्धि भी मेरे किसी काम की नहीं, उससे क्योंकि विरक्त हो जाना। जिसको अचीव किया था, करना था, वो जो अचीव हो गया। जिसको प्राप्त करना था उस बुद्धि से प्राप्त कर लिया, उस बुद्धि का मैं क्या करूंगा? इंस्ट्रूमेंट अपना काम कर दिया पूरा। मान लीजिए कि एक सन्यासी जिसने ये निश्चय कर लिया है कि संसार को छोड़ना है, वो अपने सर्टिफिकेट्स का क्या करेगा? तो मैंने एक साधु से मिला, वो कह रहा है कि मैंने अपनी पीएचडी की ये सारी डिग्री जाके गंगा में फेंक दी कि मेरा मन कभी दुर्बल ना हो जाए। भाई दुर्बल हो सकता है ना। अरे सन्यास में तो बहुत ज्यादा झगड़े, सन्यासी लोग भी आपस में झगड़ते रहते हैं। उसमें लगेगा कि मैं सन्यास में आया और ये सन्यासी लोग ही आपस में ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वहाँ भी एक नया संसार होता है। तो वो सोचेगा कि ये भी बेकार की चीज़ है, मैं तो वापस जाता हूँ। उसको ये मन कमजोर हो सकता है ना, मेरी डिग्री यहाँ है, फिर से मैं नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैंने डिग्री को ही खत्म कर दिया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि सन्यास के बाद डिग्री का कोई अर्थ नहीं रह गया। ऐसे ही विवेक ख्याति बुद्धि से जो कुछ भी प्राप्त है वो प्राप्त हो चुका। अब विवेक ख्याति बुद्धि जो प्रकृति का एलिमेंट है वो अपने पास रख करके फायदा क्या है? इसके प्रति भी वैराग्य हो जाना, जिससे सब कुछ को छोड़ा उसको छोड़ना, जिससे सब कुछ को छोड़ा उसको भी छोड़ना। इसलिए ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति क्या सोचता है कि इस बुद्धि का भी त्याग कर दिया जाए, उस बुद्धि के प्रति भी विरक्त होना, उसको कहते हैं हायर पर वैराग्य। पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याले गुण वैतृष्ण्यम, गुण मात्र के प्रति तृष्णा, क्योंकि वह बुद्धि भी गुण का परिणाम है, उसको कहते हैं पर वैराग्य। तो गुण तो द्रव्य इसी में है मैडम, इसी में है, इसी में 10-12 सूत्र पहले के है ना, वही बता रहा हूँ मैं। तो आज इतना ही करते हैं, ये विषय स्पष्ट हो गया, इसको पढ़ करके आए। और कभी भी किसी भी विषय को लेकर के कोई चर्चा करने का मन करे तो मुझे फोन कर दीजिएगा। मेरा नंबर यह है 9717320435। फिर आपसे भेंट कब होगी? आप एग्जाम वाले दिन तो आ नहीं रहे हैं। जी सर, ये बताइए, एक प्रोग्राम रखिए, सब आए। या मैडम रखें प्रोग्राम, बोलते हैं ना सर करवा देंगे एक प्रोग्राम। सर एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें 1.5 साल तक हमने पढ़ा है, हम कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और सर्टिफिकेट भी उसी में दे दें। ठीक है। तो मैं बुक कभी एग्जाम के बाद आपसे ले लूंगा। हाँ सर, अभी आपको अभी लीजिए। फिर मैं आपको अगले हफ्ते भेज देता हूँ, सबको ये डाल दूंगा फिर पीडीएफ बना। सर जल्दी से जल्दी डालिएगा। सर अभी भी आप रामनाथ जा सर से पूछेंगे क्या सर? मैं उनसे मिल के? इसको पूजा जी ये जो फोटो से किताब है तो ना, कौन सी इसी से किताब? फोटो खींच जाती है ना। इसको फोटो कॉपी कराई लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। कौन सी? योग दर्शन की है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जैसे एक सूत्र का वर्णन किसकी है सर? करा लीजिए अगर आप। सर किसकी है? एक रविकांत जी की है, सर कह रहे थे कि शायद पीडीएफ में भी पीडीएफ बना के डाल दूंगा मैं सबको। नहीं तो फिर मैं बाद में ले लूंगी। पीडीएफ होगा तो उसी से पढ़ लूंगी। हाँ, अच्छी लगी मेरे को। बहुत वो ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है इसके, समझान विजुअल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।